जी बिलाल सर, मेरी बात आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी ठीक है बिलाल सर, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं लेक्चर शुरू कर सकता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एरिया को कवर कर चुके हैं, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ये जो एरिया है इसको कवर करने के लिए हमने सबसे पहला काम तो ये किया था कि मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया था डिफरेंट इश्यूज जो थे, और मैंने कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए आपके साथ। उसके अलावा मैंने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को डील करने की डिफरेंट टेक्निक्स आपके साथ शेयर की। इसके बाद हमने निगोशिएशंस को देखा कि निगोशिएशंस कैसे होती हैं, लेकिन इस इशू में आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन बड़ी अहम है। तो आज हमने लास्ट लेक्चर में कम्युनिकेशन के हवाले से भी काफ़ी काम किया था, लेकिन बीच में चूँकि एक ब्रेक आ गया, तो आज हम उसको रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने के लिए आपकी आसानी के लिए दो काम करता हूँ। एक तो मैं अपनी जो पिक्चर है इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपकी डेटा स्ट्रीम बेहतर हो, और इससे आपको फिर मेरा साउंड और आवाज़ ज़्यादा अच्छी आएगी, और मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। तो लेट स्टार्ट जी। आज जो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये देखिए। So these are the slides in front of you, आपके सामने है। एक मोमेंट के लिए मैं ये भी चेक कर लूँ कि आपके सामने इस वक्त क्या पिक्चर जा रही है ऑन अनदर डिवाइस। तो ये भी ज़रा वेरीफाई कर लिया जाए। तो ये जनाब आज की हमारी जो है स्लाइड्स है, और आप इसके ऊपर जो सीरियल नंबर है उसको मैं चेंज करता हूँ। एक्चुअली देयर शुड बी 37। तो वैसे मैंने ये अपडेट कर दिया था आपके उधर गूगल क्लासरूम में भी, और यहाँ पे भी। तो गूगल क्लासरूम में आपको ये स्लाइड्स मिल चुकी होंगी अब तक। जो बच्चे रेगुलरली चेक करते हैं उन्हें आइडिया हो गया होगा इसके बारे में। लेट मी सी। तो मैं जी इसके ऊपर बात कर रहा था। देखिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जो टॉपिक्स हमारे ज़ेरे बहस थे उनको हम साथ साथ एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। देखिए एक तो ये था कि कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता हो कि क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल पे बात करनी थी, डायरेक्शन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे बात करनी थी, और एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे बात करनी थी, और साथ ही नॉन
वर्बल कम्युनिकेशन पर भी हमने डिस्कशन करनी थी। ये कुछ इश्यूज थे जो मेरे ज़ेरे बहस थे, मेरी नज़र में थे कि हमने लाजमी देखना है। तो इसमें से पहला इशू जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। देखिए, कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, और ये जब दो लोग आपस में फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली या तो ये राइट डाउन करेंगे, या ये बोल कर स्पीकिंग के अंदर से करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि वो सिग्नल की हेल्प हासिल करें। अब जहाँ तक सवाल है हमारा कि जब हम बात करते हैं इस हवाले से कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, उसके अंदर एक तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ में एक सेंडर है जो मैसेज को डिकोड करता है, इनकोड करता है, और सॉरी इनकोड करता है, और दूसरी तरफ एक मैसेज है जो पहुंचता है रिसीवर तक और वो उसे डिकोड करता है। एक्चुअली मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन में पैदा होता है, यानी मैसेज इज बॉर्न इन अवर ब्रेन। तो ये हमारा ब्रेन चाइल्ड होता है, यहाँ पे मैसेज पैदा होता है, या यहाँ पे आपका जो आइडिया है मैसेज का वो जनरेट होता है। लेकिन हमारे लिए सवाल होता है कि ये इमोशन है, फीलिंग्स है, या जो भी है, इसको हम रिसीवर को कैसे समझाएंगे। तो अगर रिसीवर को हमें ये समझाना है तो इसके लिए हमें किसी किस्म के कोड की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको कहते हैं इन कोडिंग है। हम अपने आइडिया को सिंबल्स में कन्वर्ट करके रीडेबल फॉर्म में सेंड करते हैं किसको, जो भी हमारा रिसीवर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैगाम बुनियादी तौर पे पैदा जो है, या उसका आइडिया जो है सेंडर के ब्रेन में होता है, और सेंडर को ये देखता है कि मेरा पैगाम जो है वो रिसीवर किस तरह से समझेगा। तो रिसीवर के एंगल से वो फिर इसे चेंज करता है, या फिर वो इसे क्या करता है, सिंबल्स में कन्वर्ट करता है। वो उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, या अरेबिक में लिखे, ये सब जो अल्फाज हैं अरेबिक के, उर्दू के, इंग्लिश के, एक्चुअली है ये सिंबल्स ही तो हैं। इसी में वो तरतीब देता है, और फिर जब ये तरतीब दे देता है तो इसकी ख़त्मी शक्ल बन जाती है, जिसको हम मैसेज कह सकते हैं। लेकिन मैसेज को भी एक पर्टिकुलर शक्ल देनी पड़ती है, और वो पर्टिकुलर शक्ल ये होती है कि आप इसको किस मीडियम में ट्रांसमिट करेंगे। मीडियम से मुराद है, एक पैगाम लेटर के ज़रिए भी भेजा जा सकता है, एक पैगाम जो है वो टेलेक्स के ज़रिए भी भेजा जा सकता है, या फैक्स के ज़रिए भेजा जा सकता है, या उससे सिंपल जो है आप कह सकते हो कि वो मेमो के ज़रिए या किसी लेटर के ज़रिए भेजा जा सकता है। तो ये फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको जो है वो सेंड करते हैं। अब जब हम ये बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम इस शक्ल में लेकर चलते हैं, तो अल्टीमेटली जो मैसेज है वो एक रिसीवर तक पहुंचता है, और रिसीवर तक जब पहुंचता है तो वो इस पैगाम को अपनी लैंग्वेज में रीड करता है और अंडरस्टैंड करता है। यानी वही कोड जो आपने लिखा था वो उस कोड को इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है। उसका ये इंटरप्रेट करना, उसका ये ट्रांसलेट करना, ये कहलाता है डिकोडिंग। ये डिकोडिंग हो गई। लेकिन इस मामले में हमेशा सेंडर फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि क्या मेरा पैगाम जो है वो मेरे रिक्वायर्ड जो पर्सन है ये उस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो इस मकसद के पेश नज़र फीडबैक लाजमी दिया जाता है, और फीडबैक दो चीज़ों का ऐलान होता है। एक बात तो ये कि आपका मैसेज रिसीव कर लिया गया है, और दूसरा ये कि आपका मैसेज अंडरस्टैंड भी कर लिया गया है, और इसका जवाब जो है हम बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं। इस तरह से ये चीज़ होती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ है नॉइस। देखिए, नॉइस की बेशुमार वजूहात होती हैं। नॉइस जो है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का कंपल्सरी पार्ट है, और ये हर सूरत प्रिवेल करता है। हमारे पास आम तौर पे इसका तरीका बहुत कम होता है कि हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो नॉइस है इसको कम कर सकें, क्योंकि नॉइस जो है वो उसके बहुत सारे सोर्सेस एक्सटर्नल है। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे वीक सिग्नल है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स दी जा सकती हैं जो कि नॉइस की वजह बनती हैं। हम इससे अवॉइड तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है।
इसका नुकसान कई है। एक नुकसान तो ये है कि हमारा मैसेज अनअंडरस्टैंडेबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है समझना, इस तरह के कई प्रॉब्लम जो है प्रिवेल कर जाती है। बहरहाल, तो हम इसको कहते हैं कि ये जनाब हमारा जो है एक दूसरी साइड पे हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये है कि सेंटर जो है आपका वो इनकोडर है। ये वो शख्स है जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे लेके चलता है। और जो चीज ये इनकोड करके बनाता है उसको हम कहते हैं मैसेज। उसको हम कहते हैं मैसेज। अब वो जो ट्रांसमिट करता है या लेटर लिख लेता है, हम इसे कहते हैं ये मैसेज। लेकिन आप सब बच्चे जानते हैं कि मैसेज कोई भी है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, पहुंचाने के लिए एक मीडिया की ज़रूरत होती है, ट्रांसमिशन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे एक लेटर तैयार हो गया, वो लेटर जो है वो लाहौर के रहने वाले ने जो है वो कराची पहुंचाना है। तो लाहौर से कराची जाने के लिए इसको या तो पोस्ट करना पड़ेगा या इसको कोरियर करना पड़ेगा। कोरियर नहीं तो फिर ये हो सकता है कि इसको कंपोज करके ईमेल कर दिया जाए, फिर ये ट्रांसमिट हो जाएगा वाया फाइबर ऑप्टिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका कोई ना कोई सोर्स बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो चला जाएगा। अब एक बात तो ये होगी, अब जब ये पहुंच जाएगा तो रिसीवर इसको अपनी जुबान में या जो भी सिंबल्स यूज हुए हैं उनको अपनी अकल के मुताबिक समझने की कोशिश करेगा। हम इसको कहेंगे कि इसने डिकोड किया है, इस बात को समझा है। और नॉइस आप जानते हैं कि वो बहरहाल मौजूद रहता है जो हमारी कम्युनिकेशन में मुश्किलात को पैदा करता है। तो ये तो है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल। अब जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे हमने एक सवाल पूछा था आप सब दोस्तों से कि रेडियो सिग्नल मॉडल के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर इन ऑफ द मैसेज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो हम यहाँ से देखते हैं कि आप हमें क्या जवाब देते हैं। लेट मी सी इन द कमेंट्स कि आप हमें क्या जवाब देते हैं। शाबाश स्टूडेंट्स। अगर आई थिंक हमें आज फैसिलिटेट नहीं किया क्वेश्चन आंसर सेशन से। क्या आप मुझे क्वेश्चन कोई आंसर भेज सकते हैं आज? तो अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब सुन रहे हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर ब्लॉक है, क्वेश्चन आंसर, इसको ज़रा इनेबल कर दें प्लीज़। सर इनेबल है। जी, तो आप में से एक बच्चे ने जो है वो डी है एंड दैट इज करेक्ट। मोहम्मद आसिफ ने हमें जवाब दिया है कि दिस इज व्हाट द करेक्ट। तो हम इसको कहते हैं डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर जो दूसरा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंसिस्टेड ऑफ सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, नॉइस। Even though we consider communication process is considered incomplete if exclude, इसमें से एक चीज ऐसी है जिसे हम एक्सक्लूड कर दें तो तब भी हमें लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस नामुकम्मल है। तो इसका जवाब मुझे कौन दे सकता है? एनी स्टूडेंट्स कैन रीड एंड गिव मी एन आंसर प्लीज। जी आसिफ साहब। तो आसिफ साहब कह रहे हैं एनोनिमस अटेंडीज हैं और वो कह रहे हैं कि सी है, और अली भी कह रहे हैं कि सी है। और आसिफ साहब का जवाब मैं अभी, मोहम्मद आसिफ आपको भी जवाब देना चाहिए, पहले आप अलर्ट थे, आप कहाँ गए? तो बिल्कुल ठीक कहा आप बच्चों ने कि फीडबैक एक ऐसा है कि इसे मैं छोड़ दूं तो मेरा जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो मुकम्मल नहीं होगा। सो इट्स गुड, आसिफ का जवाब भी मुझे आ गया है। तो ये है, तो अलर्ट रहना है, ये नहीं है कि अब आपने तस्वीर सामने ऑन कर ली और उसके बाद राइट लेफ्ट देखते देख रहे नहीं, एक्टिव रहना चाहिए। मैं सवाल पूछता रहूँगा। अच्छा बच्चों, अब इसमें यह है कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखिए एक बात यह है कि हम आम जिंदगी में देखते हैं कि जो हमारी सिचुएशन है वो ये होती है कि बाज़ वक़्त हम आम लाइफ में जो सिचुएशन देखते हैं वो ये है कि एक हमारा सीनियर है और उसके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं।
तो आप सब जानते हैं कि जो सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप है इसको हम मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। देखिए, जब हम सीनियर और जूनियर में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो हम इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। इसमें दो दो रुख हैं, दो डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। ये दोनों ही वर्टिकल में आते हैं, जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं। तो ये दोनों ही, ठीक है जी, वर्टिकल कहलाते हैं। इसमें एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, एरो से जाहिर किया है मैंने। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन का एक तो एरिया वो ये है कि जहां पर दो बराबर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम इसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। आमतौर पे कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैनेजर्स आपस में बातचीत करना बड़ी ज़रूरी होती है। और एक और बात, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को यहाँ पर लेटरल कम्युनिकेशन का नाम भी दिया जाता है। तो ये दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन या जो है आप कहते हो इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब एक बात बड़ी क्लियर याद रखनी है कि वो ये है कि अगर बिल फर्स एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है और एक डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस का है, तो अगर कोई मार्केटिंग का एम्प्लॉयज फाइनेंस के प्रेसिडेंट से या फाइनेंस के हेड से तो ये कोई मालूमात लेने के लिए आता है, तो हम चूंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात जा रही है तो हम इसको डायगोनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा आमतौर पे एक्सपर्ट एडवाइस ली जाती है। उसकी वजह ये कि डायगोनल कम्युनिकेशन आमतौर पे ज़्यादा अलाउड नहीं होती, लेकिन मार्केटिंग में जब काम करता था तो बजटरी इश्यूज और बाद इश्यूज ऐसे होते थे जहां पर के हमारे जो सीनियर्स हैं वो अक्सर कहते थे कि यार ये जो इशू है ना, ये हमारे इस तरफ हमारा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप फाइनेंस मैनेजर से हम कह देते हैं, उससे जाके आप बात कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि डायगोनल कम्युनिकेशन है। और ये जो डायगोनल कम्युनिकेशन होती है तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि ये जो है आप ये कह सकते हैं कि ये डायगोनल कम्युनिकेशन जो होती है ये एक्सपर्ट एडवाइस भी होती है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं बाकी इश्यूज को, जैसे कि मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन को जब मैं देखता हूँ तो एक बड़ी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है यहाँ पे। पहली डिटेल तो ये है कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है इसमें आम तौर पे ये होता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज नज़र आते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस नज़र आते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन में, जो कि वाकई हमारी आम ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड कम्युनिकेशन में पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्योंकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में तो आमतौर पे ये होता है कि मैनेजर जो है या सीनियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन पास कर रहा होता है टीम को, यानी वो इंस्ट्रक्शन पास कर रहा होता है नीचे टीम, इस तरह से। लेकिन जो सबऑर्डिनेट है उसकी तरफ से जब बात सीनियर की तरफ जाती है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बात जो अक्सर सीनियर जो है वो सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि सीनियर जो है वो मेरी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले, या उसके लिए शायद इतनी इंटरेस्टिंग बात ना होगी, या मेरी ओपिनियन को वो इतना वेटेज ना ले। दूसरी चीज़ अक्सर ये होती है कि ये सपोज किया जाता है कि सीनियर खासे बिजी होंगे, पता नहीं हमारी बात सुनने के लिए उनके पास टाइम भी होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और मेरी इंफॉर्मेशन लेने से शायद ज़्यादा ओवरलोड हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सबऑर्डिनेट बाज़ का फियर भी फील करते हैं, डरते भी हैं कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन डिस्कस करते हैं तो सीनियर के साथ हमारी कोई नाराज़गी या ग्रेवेंसेस डेवलप ना हो जाए, तो ये भी एक बात है। और वैसे भी सबऑर्डिनेट इसलिए भी डरते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन से कि बाज़ वक़्त उनके जो अपने कलीग होते हैं वो समझते हैं कि आप सीनियर से फेवर लेने के लिए इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं या उस तरह की कोई खुशामद करते हैं। इससे वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है थोड़ी सी इस सेंस में मुश्किल होती है। अब जहाँ तक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ताल्लुक है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अक्सर होती है पीयर ग्रुप्स के दरमियान, यानी कि एक ही रैंक के लोगों के दरमियान। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप कहते हैं कि ये 3 मैनेजर हैं, एक मार्केटिंग में है, मार्केटिंग मैनेजर है, एक फाइनेंस मैनेजर फर्ज कर लीजिए, और एक जो है प्रोडक्शन मैनेजर। अब इनकी जो आपसी कम्युनिकेशन है, जिसको आप कह सकते हैं कि
जैसे कि कलीग आपस में काम करते हैं, बात करते हैं, जाहिर है कोऑर्डिनेशन के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो हम इसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक मामला ये आता है कि अगर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वर्टिकल कम्युनिकेशन बहुत हद तक फॉर्मल होती है और इसमें इनफॉर्मल का रोल बहुत कम होता है, यानी सीनियर और जूनियर के दरमियान जो बातचीत होती है वो आम तौर पे ऑन द रिकॉर्ड होती है, उसके अंदर फजूल अल्फाज या गपशप की गुंजाइश कम होती है। लेकिन जो कम्युनिकेशन जो है आप ये कह लीजिए कि बराबर के कलीग के दरमियान होती है, उसमें अक्सर जो है आप ये कह सकते हो रोजमर्रा जिंदगी के जो अमूर हैं वो भी डिस्कस हो जाते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे काम की बातें भी होती हैं। तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की कम्युनिकेशन शामिल होती है, तो ये जहन में हमारे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर आपसे सवाल करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपसे फिर सवाल पुट अप करता हूँ। प्लीज मैं माइक रीड कर लेता हूँ। तो इसमें अली रजा कह रहे हैं कि डी ऑप्शन इज, बिकॉज यहाँ पे जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो डायरेक्टर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका भी सेम रैंक है, दो मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं तो उनका भी सेम रैंक है, और दो ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हैं तो उनका भी सेम रैंक है। लिहाजा हम इसको पिक करेंगे, इसमें ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन पिक करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं आप डायगोनल कम्युनिकेशन की तरफ। डायगोनल कम्युनिकेशन में मैंने अभी आपसे बात की थी कि अक्सर ऐसा होता है कि जो सीनियर है वो उनसे मैं कोई सवाल पूछता हूँ, कहते हैं अच्छा यार मैं आपका लाइन मैनेजर हूँ लेकिन ये इशू जो है ये आमतौर पे मेरे ज़ेरे बहस नहीं आता, तो आप ऐसा करें कि फलां दूसरे डिपार्टमेंट के हेड है उनके साथ जाके एक मसला डिस्कस कर लीजिए। तो यहाँ उनकी माहिराना राय यानी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि डायगोनल कम्युनिकेशन इस सेंस में देखा जाए तो ये आपके सीनियर भी हैं और दूसरी बात ये है कि दूसरे डिपार्टमेंट के भी हैं, तो लिहाजा ये दो चीज़ें जमा हो गई। सीनियर होने की वजह से वर्टिकल है और दूसरे डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन होने की वजह से हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक डिपार्टमेंट टू दूसरे डिपार्टमेंट कम्युनिकेट हो रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये आपकी वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो एक बात तो ये देखिए, इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट एक और बात जो होती है इसको क्रॉस टीम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। कि फर्ज कीजिए जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस ये दोनों अगर इस तरह से आप लिंक अप करते हो तो मार्केटिंग का जो एक इंडिविजुअल है वो फाइनेंस की तरफ जाता है, तो हम इसको कहते हैं ये जो है ये क्रॉस टीम कम्युनिकेशन भी है। और अल्टीमेटली आप ये जानते हैं कि इसका एक इशू ये हो सकता है या वजह हो सकती है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट हो सकती है, और कोई इनोवेटिव न्यू आइडिया हो सकता है जो दो डिफरेंट नॉलेज को मिलके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अडॉप्ट किया जा रहा हो, जिसमें फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों का नॉलेज इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ये इसको हम कहते हैं ये हमारी क्या है जी, डायगोनल कम्युनिकेशन है। डायगोनल कम्युनिकेशन एक और वजह से भी करनी जरूरी होती है। बाज़ औक़ात दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसमें ब्लॉकेज होते हैं, उन ब्लॉकेज को अवॉइड करने के लिए भी हम जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंबाइंड डायगोनल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरह की ये कम्युनिकेशन हो सकती है। तो हम यहाँ पे आपसे अगर पूछते हैं कि कौन सी कम्युनिकेशन कैसी है, मतलब नंबर 1 को आप क्या कहोगे, नंबर 2 को आप क्या कहोगे, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, तो मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ बच्चे जवाब देना चाहेंगे यकीनन। तो नंबर 1 को आप क्या कहेंगे? शाबाश। जी बिल्कुल ठीक। नंबर 1 कम्युनिकेशन जो है जो आप बता रहे हैं, ये नंबर 1 कम्युनिकेशन जो है ये डाउनवर्ड है। तो मैं डाउनवर्ड का लफ्ज़ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आपकी सजेशन मैंने यहाँ राइट डाउन कर दी है। ठीक है, ये सजेशन मुझे दी थी मंसूर अंसारी ने।
और मोहम्मद आसिफ ने। और अब अगर मैं नंबर 2 का पूछूं तो वो क्या है नंबर 2 जी? नंबर 2 क्या है शाबाश? तो नंबर 2 जो है वो अपवर्ड है। मोहम्मद आसिफ ने मुझे बताया कि ये अपवर्ड है। यानी अगर सीनियर जूनियर से बात कर रहा है तो ये डाउनवर्ड है, और अगर जूनियर सीनियर से बात कर रहा है तो ये अपवर्ड है। अब नंबर 3 की बारी आ जाती है कि नंबर 3 को हम क्या कहेंगे, व्हाट इज नंबर 3? तो नंबर 3 के बारे में आप कहते हैं कि नंबर 3 कम्युनिकेशन, यस आई एम वांट टू सी, क्या इसका मतलब है नंबर 3 जो है? तो नंबर 3 वलीद बेग बता रहे हैं मुझे, और मंसूर अंसारी बता रहे हैं कि ये जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। और जो नंबर 4 है, नंबर 4 का कौन बताएगा मुझे? नंबर 4, तो नंबर 4 इज मोहम्मद आसिफ, जो कह रहे हैं कि ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। और भी बच्चों ने बताया, लेकिन सबसे पहले आसिफ का नाम आ गया तो इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी बच्चे इस चीज़ को फील ना करें कि मैंने उनका नाम नहीं बोला। डायगोनल, ठीक है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। तो ये बच्चों चारों कंप्लीट हो गए। अब जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सवाल और मैंने रख दिया, वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज। इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन आप किसको कहें? मैनेजर कम्युनिकेटेड डाउनवर्ड, एम्प्लॉय कम्युनिकेटेड अपवर्ड, वर्टिकल कम्युनिकेशन टिपिकली मोर फॉर्मल। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी तक आंसर को गेस कर भी गए होंगे। तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि यस इट्स डी। खालिद ने बताया मुझे और अली ने बताया कि ये डी है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसलिए मैं डी ही चूज करूंगा जी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर बिटवीन पीयर ग्रुप्स एंड पीपल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग्स। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लेंगे? सो मैं देखता हूँ जी क्या आप मुझे जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है खालिद ने, और उसके बाद जो है यूसी वलीद ने, मंसूर अंसारी ने, ठीक है जी, आमिर ने और अली रजा, सब बच्चों ने डी ऑप्शन को पिक किया और बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है डी से ही वाबस्ता है, यानी ऊपर वाले तीनों ऑप्शन ठीक है, ऊपर वाले तीनों ऑप्शन ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, डायगोनल कम्युनिकेशन में किसको कहूँगा? सो diagonal communication simultaneous combination of vertical and horizontal communication, ये भी हमने पढ़ा था। क्रॉस टीम भी है, ये भी बात ठीक है। और बाईपास ब्लॉकेजेस भी हैं। इसलिए जो बच्चे मुझे बता रहे हैं उसके अंदर जो है वो अली रजा हैं, उसके बाद मंसूर अंसारी हैं, ये सब बच्चे जो है मुझे बता रहे हैं कि दिस इज द ऑप्शन डी। ठीक है जी, आमिर भी इसको डी ही डिक्लेयर करें। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर अगेन। अच्छा बच्चों, अब देखिए अभी तक हमने जो जितनी भी बात की है उसके अंदर आपको मैं अगर थोड़ा सा बताता चलूं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की दो मेन टाइप्स हम ब्रेक कर लेते हैं। एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें टू दी पॉइंट बात होती है, सिर्फ मुद्दे पे बात होती है, जर्नली रिटर्न बात होती है, और उसके अंदर किसी भी किस्म की दूसरी डिस्कशन नहीं होती। हम ऐसी कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। टू दी पॉइंट एंड टू दी relevant point just and not more than that and generally written. And on the other hand informal communication होती है जिसके अंदर पहले गपशप होती है, फैमिली इन्वायरमेंट सोशल लाइफ की बात होती है, गपशप होती है, और उसके अंदर काम की बात भी कभी कभार हो जाती है, उसके साथ साथ काम की बात चलती है। हम ऐसी कम्युनिकेशन आमतौर पे रिटन नहीं होती, ओरल होती है, टेलीफोनिक भी हो सकती है, तो हम इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम कहते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मली बाय फेस टू फेस, आमतौर पे फेस टू फेस डिस्कशन को, कन्वर्सेशन को हम इनफॉर्मल कहते हैं। अलबत्ता जुडिशियल प्रोसीजर के अंदर जो कन्वर्सेशन होती है उसको हर लिखा जा रहा होता है और साथ एक बंदा बैठा शॉर्ट हैंड में आपका एक एक पॉइंट वो फॉर्मल होती है क्योंकि उसको लिख लिया जाता है। लेकिन आम तौर पे जो है फेस टू फेस कन्वर्सेशन जिसको कोई ज्यादा नोटिसेबल पॉइंट नोट नहीं किए जा रहे होते, इसलिए हम इसको इनफॉर्मल ही कहेंगे। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को भी अगर हमें फॉर्मल बनाना हो तो उसका बाद में एक कंफर्मेशन रिटन मैसेज जरूर बनाना चाहिए।
ईमेल भी इनफॉर्मल है, लेकिन हाँ ईमेल अगर प्रॉपर टैग के साथ हो, जैसे कि लेटर हेड होता है उस पर आपका डेजिग्नेशन वगैरह लिखा हो, तो फिर वो फॉर्मल हो सकती है। अदरवाइज जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल है, और टेक्स्ट मैसेज भी इनफॉर्मल कहलाता है। तो अब इसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके अंदर मसला ये है कि जब एक बंदे से दूसरे तक बात जाती है, तो चूंकि वो रिटर्न नहीं होती, वो लिखी नहीं जाती, लिहाजा हर बंदा उसके अंदर कुछ प्लस माइनस कर देता है। प्लस माइनस करता है, जो उसे इम्पोर्टेंट लगता है वो कन्वे कर देता है, और जो उसे लेस इम्पोर्टेंट लगता है वो उसे छोड़ देता है। इस तरह बात जो है जैसे जैसे आगे चलती है अपनी असलियत को खो देती है। इससे बात जैसे जैसे आगे चलती है अपनी असलियत को खो देती है, यानी जो उसके अंदर असल मुद्दा होता है वो छुप जाता है। मोर और लेस ऐसा हो सकता है। तो हम इसे कहते हैं ये, चूंकि इस तरह का अमल करना चूंकि बहुत नशावर काम है बहुत सॉरी ये बहुत इंजॉयबल काम है बात को आगे बढ़ा के बयान करना, इसलिए हम अक्सर इसको ग्रेप वाइन का नाम भी दे देते हैं। तो ग्रेप वाइन बेसिकली दो चीज़ों में मुश्तमिल होती है, एक रूमर्स और एक गॉसिप्स। एक रूमर्स और एक गॉसिप्स। वैसे तो आमतौर पे जो अच्छी फर्म्स होती हैं वो रूमर्स को बर्दाश्त नहीं करती, और इसको कायदा तौर पे वो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड समझती हैं कि एम्प्लॉय का अगर वो किसी रूमर्स को फैलाता हुआ पकड़ा जाए। लेकिन हमारी आम जिंदगी में अक्सर इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो प्रिवेल करती हैं, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स भी फैलती हैं, और हर उस मामले में फैलती है जिसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं देती। तो उसके लिए फिर लोग बेफर्की रोक उड़ा देते हैं और ऐसी बात फैला देते हैं जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो ग्रेप वाइन इज अ मैसेज विच मे और मे नॉट बी ट्रू, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आ जाती है गॉसिप्स। ये जो गॉसिप्स होती है ये जो गॉसिप्स होती हैं, आप जानते हैं कि गॉसिप्स जो है वो हमेशा की जाती हैं। आपके यूँ कह सकते हैं कि गॉसिप्स आम तौर पे की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूमर्स। तो रूमर्स की बुनियाद पे अक्सर गॉसिप्स कर दिए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गॉसिप्स का मामला है, ये थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरीज़, इस तरह की सिचुएशन जो है इसके अंदर होती है कि आप रूमर्स की बुनियाद पे आगे स्टोरी मेकिंग शुरू कर देते हैं, और ये खासी नुकसानदेह हो सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि जनरली हमारे यहाँ जो है ये ऑफिसेज में करने की इजाज़त नहीं होती। अगर कोई पकड़ा जाए तो खासी सख्त उसको जो है पेनल्टी इम्पोज होती है, लेकिन येट दैट के ये अपनी जगह प्रिवेल करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके थोड़े बहुत नुकसानात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। उर्दू में इसको आप ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं जी फजूल की बक बक करने को कहते हैं गॉसिप्स करना। और ये होता है रूमर्स की बुनियाद पर फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरीज, जैसे कि किसी दोस्त की वालदा जो है हज करने जा रही है, वालिद भी हज करने जा रहे हैं, तो अभी हमें कंफर्म नहीं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हमने पहले ही इस मामले को इतना देखना शुरू कर दिया कि अच्छा यार मंसूर की वालदा जो है वो वालिद हज करने जा रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे उसके घर जाएंगे, और वहाँ पे जनाब मछली में जो है फिश भी होगी पड़ी हुई फ्रिज में, खाना भी पड़ा होगा, हम एक कैरम बोर्ड खरीद लेते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खरीद लेते हैं, तो बड़ा इंजॉय करेंगे। अब ये गॉसिप्स है, उसकी वजह ये है कि एक एक रूमर्स थी, वेरीफाई की नहीं, उसके ऊपर मजीद बातें शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत हाल को हम गॉसिप्स कहते हैं। और इस ये लिटिल कॉन्सिक्वेंस इस तरह होते हैं कि अगर ये शख्सियत के मुतल्लिक हो तो पर्सनैलिटी को हिट भी करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि दीज आर यू कैन से द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। अब जहाँ पे सवाल आ जाता है वो ये है कि आम तौर पे कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर हम फेस करते हैं, बांटते हैं। यानी कम्युनिकेट तो हर बंदा करना चाहता है, लेकिन इस मामले में अक्सर औकात ये होता है कि कुछ हर्डल्स आ जाती है। तो देखिए एक तो इसके अंदर आप जानते हैं कि डिस्टॉर्शन एक मसला है। डिस्टॉर्शन जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, या एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, हमें इसको यूँ कहना चाहिए कि कोई ऐसी गलती जो सेंडर की तरफ से इनकोडिंग के दरमियान हो जाए, या आप ये कह लीजिए कि एक कोई ऐसी गलती जो कि रीडर या रिसीवर के लिए डिकोडिंग के दौरान हो जाए, जब वो मतलब समझ आए।
तो जब उसका मीनिंग गलत अखज़ किया जाए तो हम कहते हैं यार ये डिस्टॉर्शन है, बात सही तरह से पहुंची नहीं है। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आम तौर पे ये हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इसकी एक वजह होती है लैक ऑफ क्लैरिटी या टेक्निकल जॉर्गन। टेक्निकल जॉर्गन, ये जो टेक्निकल जॉर्गन होता है इसके अंदर मामला ये होता है कि आम तौर पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो ज़रा मेडिकल की लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग से मुताल्लिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जो अकाउंटेंट्स हैं वो आम तौर पे अकाउंटेंसी की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, रिकॉन्सिलिएशन आम बंदा नहीं जानता, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आम बंदा नहीं जानता। तो ये हमारे टेक्निकल जॉर्गन्स हैं जो आम बंदे के लिए नाकाबिले फ़हम हो सकते हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो कि आम आदमी के लिए समझना आसान हो सके। तो अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है। तो हम अलबत्ता ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक फ़ील्ड का एक्सपर्ट ये समझता है कि दूसरा जब उसको बात समझाएगा तो वो उसी की लैंग्वेज में बात करे। जैसे यूँ है कि एक अकाउंटेंट साहब अपने वालिद साहब को ले जाते हैं डॉक्टर के पास, जाके डॉक्टर साहब से कहते हैं कि ज़रा चेकअप कीजिए क्या है, वो देखते हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स वग़ैरह। तो उसके बाद उन्हें कहते हैं कि जी बात ये है कि यानी अकाउंटेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डॉक्टर उसको यूँ समझाएगा कि आपके वालिद साहब की बॉडी में शुगर जो है वो ओवर क्रेडिट हो गई है, ठीक है जी, ओवर क्रेडिट हो गई है, और अगर आप चाहते हैं कि मसला हल हो जाए तो आपको सस्पेंस अकाउंट्स में सस्पेंस अकाउंट में आपको थोड़ा सा इंसुलिन डालना होगा। वो इंसुलिन जब आप डालेंगे तो जनाब ट्रायल बैलेंस ठीक आ जाएगा। अब वो ये समझता है कि मुझे इससे आ जाएगा, जबकि डॉक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो दोनों की ज़ुबान इतनी मुख्तलिफ होती है, और ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम टेक्निकल जॉर्गन कहते हैं। इसमें ये या तो कोडिंग में प्रॉब्लम होगी या डिकोडिंग होगी, और इस मसले को ओवरऑल नाम दे दिया जा सकता है कि एक डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगी दो साइड की। एक ये मसला। दूसरी बात ये है कि नॉन वर्बल साइंस मिसमैच, जहाँ पे नॉन वर्बल साइन मिसमैच हो। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी को मुबारक देने जाते हैं, किसी फीमेल की शादी पे उसके पेरेंट को मुबारक देने जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई, बच्चे की शादी हो गई। तो यू कैन सी दैट कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं और आपके वर्ड्स और कह रहे हैं, तो वर्ड्स मैच नहीं आ रहा, इसलिए आमतौर पे इसको कह सकते हैं कि आपका क्या है, एक चीज ये है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक ही वक्त में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की जाए तो एक आम फहम इंसान को इतनी सारी बातें समझ नहीं आ सकती। एक चीज और भी है जिसको हम कहते हैं सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस वैसे तो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जाता है। सोशल डिफरेंसेस ये होते हैं कि देखिए जब आम तौर पे आपकी रेशियल क्लास डिफरेंट हो, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट हो, तो दो बंदों के दरमियान जो बात का म्यार है वो मुख्तलिफ हो जाता है और बात करना भी ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी तरह हम इसको ज़रा और तफसील में ले जाए तो स्टेटस का फ़र्क है कि रिसीवर और सेंडर का स्टेटस एक जैसा नहीं है। रिसीवर जो है बहुत ज़्यादा बिलो द लेवल काम कर रहा है, यानी हायरार्की में बहुत जूनियर है, और जो सेंडर है वो हायरार्की में बहुत सीनियर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के स्टेटस में मैच ना हो, और इस मिसमैच और स्टेटस की वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। क्योंकि हमने आम तौर पे देखा है कि सीनियर जो भी बात करे, जूनियर उसको अपने हालात और सर्कमस्टांसिस के मुताबिक डिकोड करता है या इंटरप्रेट करता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको समझा रहा था कि एक बड़ी सिंपल सी बात ये होती है कि सीनियर कहता है कि जी जरा अब आप ना जरा थोड़े अपने नट पे टाइट कर लें या अपने बेयरिंग्स को जरा ग्रीस अप कर लें, क्योंकि अब आने वाला है मुश्किल काम। तो अब जब सीनियर ने ये कहा तो एक आम इंटरप्रिटेशन इसकी ये हो सकती है कि सीनियर ने हमें ये कहा है कि रेडी हो जाओ, कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें कुछ नए काम होने वाले। लेकिन कुछ जूनियर इसका मतलब ये निकालेंगे कि लो जी इसके बाद बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है, और अगर हमसे वो काम ना हुआ तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है कि स्टेटस डिफरेंट होने से बात को समझना जरा मुश्किल हो जाता है। अब जो जॉर्गन है उसको पहले ही बयान कर चुका हूँ कि एक एक्सपर्ट अपनी जुबान में जब बोलता है
तो दूसरे एक्सपर्ट की जुबान में उसको समझ नहीं आती। अब देखिए इसके बाद आ जाता है क्या जी, सस्पेंशन। सस्पेंशन में ये होता है जिसको आप कहते हैं ए फीलिंग और थॉट दैट समथिंग इज पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल लाइक टू ट्रू, लाइक आर ट्रू, कोई चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसी सूरत हाल में होता ये है कि फीलिंग आर थॉट दैट समथिंग इज पॉसिबल लाइकली आर ट्रू। तो आप ये कह सकते हैं कुछ आ सकता है समझ, कुछ नहीं आ सकता। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसके अंदर लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि जब पीपल डिस्काउंट करें इंफॉर्मेशन को और वो ये समझे कि जो रिसीवर है उसकी एक्सपर्ट पावर इतनी अच्छी नहीं है। मैंने अपने एक बचपन में एक आध वाकया ऐसा देखा। एक अम्मा जी थी और उनको एक हार्ट स्पेशलिस्ट था, कार्डियोलॉजिस्ट, वो कोई बात समझा रहा था। तो वो कह रहा था अम्मा जी आपके ना दिल के वाल जो है ना वो खराब हो गए या उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो अम्मा जी को समझ नहीं आई तो उन्होंने कहा कि मुझे जरा आसान करके समझाओ। तो अम्मा जी दिल दे गए टूटियां लगियां होंगी ने, तो उन्होंने टूटियां दी को मसला हो गया। तो अम्मा जी समझी कि जो टैप नहीं होती, टैप्स यानी कि यू कैन से ये जो टूटी होती पानी की, इसमें कोई गड़बड़। तो यू कैन सी यू फिर इन दी एंड डॉक्टर साहब ने कहा, डिस्काउंट किया इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप किसी और बच्चे को साथ लेके आए, मैं उसको समझा सकता हूँ, मैं आपको समझा नहीं सकता। क्योंकि उसकी वजह है कि वो समझ गए कि इनको कुछ और कहा तो फिर उनको और मतलब निकाले। तो ये भी बात का तो होता है कि जो सेंडर है उसको शक हो जाता है कि रिसीवर मेरी बात को परसीव नहीं करेगा सही तरह। इसके अलावा कम्युनिकेशन में प्रायोरिटीज का भी फर्क हो सकता है, टाइम का फर्क हो सकता है, या ये कह सकते हैं जिस चीज़ पे मैं पहले बात करना चाहता हूँ आप कहते हैं जी एंड पे होनी चाहिए, और जिस चीज़ पे मैं एंड में बात करना चाहता हूँ आप कहते हैं जी पहले होनी चाहिए। तो ये भी एक फर्क हो सकता है। अब उसके अलावा जो है टाइमिंग का फ़र्क, वो तो आप जानते ही हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की एक मिसाल ले लीजिए कि यहाँ पे जब दिन होता है तो वहाँ -10 जाना पड़ता है, यानी कि -10 घंटे माइनस करें उनके टाइम में तो वहाँ रात होगी। तो ये बड़े अपोजिट से आ रहे हैं। बल्कि मेरे जितने भी अजीज़ो कारब अमेरिका में या कनाडा में, तो मैंने एक हिसाब रखा हो, उनको कहा भाई यार मैं इस टाइम कॉल करूंगा सुबह 8 बजे। उस वक्त उनके गालबन को रात के पता नहीं क्या टाइम होता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा यार ये टाइम दी बेस्ट है, जो वो उधर रात के 10 बजे होंगे तो आराम से मेरी बात को सुन लेंगे। अब इसमें एक और बात भी होती है, कभी रिसीवर और सेंडर की बात के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, तो एक बात जो आम आसान सी बात है उसका मतलब कुछ और निकल आएगा और बिल्कुल अपोजिट भी वो हो सकता है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा अपोजिट हो जाता है उसका मतलब, चूंकि आपके इख्तलाफात हैं और उसे इख्तलाफात की रोशनी में जब देखा जाता है तो बात बड़ी आम सी होती है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बहुत बड़ा। ठीक है ना। तो यू कैन सी कि अगर आप आम दोस्त को कहें कि यार मैंने तुम्हें मारना है, तो वो समझेगा यार मजाक कर रहा है कि क्या करेगा इसने, कहाँ मारना मुझे। लेकिन आप किसी का इख्तलाफ हो सके यार मैंने तुम्हें मारना है, तो वो शायद जाके FIR कटा दे थाने में कि इसने मुझे थ्रेट किया है और ये मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। तो यू कैन सी दैट ये इख्तलाफात में वही लफ्ज जो है उनका मतलब बड़ा मुख्तलिफ लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने बात को मुकम्मल कर लिया। एक सेक्शन में अभी तक जो है आप कह लीजिए कम्युनिकेशन के हवाले से मैंने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अली रजा, अली, आमिर, आसिफ, क्या समझ आई यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ पे आगे चलें। तो मैं यहाँ के मैसेज का इंतजार करता हूँ 1 मिनट के लिए कि शुड आई मूव फॉरवर्ड। जी। तो शेख उस्मान कह रहे हैं कि ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। और अली भी कह रहे हैं कि ठीक है। आसिफ की अभी नहीं आई मुझे कोई पैगाम। और ठीक है, एक बच्चे ने कह दिया तो अभी हम आगे तो नहीं, आसिफ का भी आ गया, क्लियर है। और कैरी ऑन शेख साहब कह रहे हैं, शेख उस्मान कह रहे हैं कैरी ऑन। तो हमें चलना चाहिए, आगे मूव करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। अच्छा बच्चों, अब मैं जिस तरफ बात करने वाला हूँ ये बड़ा अहम और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। ये जो इशू है इसको समझना ना सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से ज़रूरी है, बल्कि आपकी जो सोशल लाइफ है उसकी सक्सेस भी इस पे बेस करती है। देखिए बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जहां पर एक इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों से गपशप करता है, बात करता है, हम इसे कहते हैं ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। और ग्रुप में, सर्कल में जो गपशप होती है इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। और इसकी वजह से हम बहुत सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने ताल्लुकात इस्तवार करने में बड़ा रोल होता है इसका। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस
बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जिसमें लोग जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, और मीनिंग थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। इट्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। इसमें मैंने जो पिक्चर लगाई है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकती है। मिसाल के तौर पे देखिए, इनका फेस क्लियर बता रहा है कि कुछ समझ रही है, बात जो कही जा रही है उसको अंडरस्टैंड कर रही है। इनका फेस बता रहा है कि कोई चीज़ समझा रही है जो बड़ी सीरियस है, बड़ी कंसर्न है। और इनका स्माइलिंग फेस ये समझा रहा है कि इनको पहले ही इस बात की समझ आ चुकी है। तो लिहाजा फेसेस बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये गपशप, ये अंदाज, ये बातचीत, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो उर्दू है, मैं गुफ्तो शनीद कह सकता हूँ इसे, मैं इसे गपशप कह सकता हूँ। तो ये चीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर देती है लोगों के साथ वर्क प्लेस के ऊपर, जिसकी मदद से आप बहुत सारे फ़ायदे जो है वो उठा सकते हैं। अपनी टीम में लिंक कर सकते हैं, अपनी टीम से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और टीम की ये जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई काम ना आता हुआ तो कलीग समझा देंगे, अगर कोई काम किसी को ना आता हुआ तो आप समझा देंगे, आपकी खुशी, आपकी गमी में वो शामिल होंगे। इस तरह एक बड़ा सोशल इन्वायरमेंट बन जाएगा और इसके अंदर आपके लिए रहना और काम करना आसान हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को हम सबसे पहले कहते हैं कि इससे जो बेसिक फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे। देखिए, आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है इसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वो इसलिए कि आपके काम में आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप मैनेजर हैं, सप्लायर से आपका ताल्लुक हो जाता है, कस्टमर से हो जाता है, अकाउंटेंट से हो जाता है, बैंकर से हो जाता है। और जिस जिससे आपके रिलेशनशिप होते जाएंगे, आपका काम उतना आसान होता जाएगा और आपके कॉन्टैक्ट की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्ट बनती चली जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब कोई मसला हल नहीं कर पाते तो हमेशा लोगों से ओपिनियन लेते हैं, हमेशा लोगों से मशवरा करते हैं, और अगर हमारे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे। एक बात। दूसरी चीज़ ये है अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। आप ये जानते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है और हमारा जो काम करना है, इसके अंदर ये बात बहुत मैटर करती है कि हमारा जो है वो, हमें किस हद तक ये समझ आ रही है कि हमारे बिजनेस गोल्स क्या हैं और हमें रियली अचीव क्या करना है। लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन ही पुअर है, हमारी बातचीत ही अच्छी नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली हम इस बात को किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे बिजनेस के गोल्स क्या है, अगले 4 5 6 7 10 साल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन से टारगेट्स को अचीव करने जा रही है, तो हमें पता ही नहीं होगा। और फिर आप जानते हैं कि चेहरा और अल्फाज इंसान के दिल के अक्कास होते हैं। दे रिफ्लेक्ट द, बिकॉज दीज रिफ्लेक्ट्स देन यू कैन पीप इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन। आप किसी के दिल में झांक सकते हैं इसकी मदद से। तो इससे एक ट्रस्ट भी विन किया जाता है, एतमाद भी विन किया जाता है अपनी बातों से और अपने अल्फाज से और अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से। अब ऐसी सूरत में जबकि हमें कोई चेंज लानी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए, लोगों को इंस्पायर किया जाए, लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जाए, लोगों को पैशनेट किया जाए। आप ये जानते हैं लोगों को मोटिवेट करना, पैशनेट करना, इस सब के लिए लैंग्वेज स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसके अंदर आपका कोलोफिल में तजाद नज़र ना आए, आपके अल्फाज बड़े बाअसर हो, ताकि लोग आपकी बात को सुने और ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान चेंज करना है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम चेंज करने हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज करने हैं, उनके चेंज करने में आपकी मदद करें। अब इसके अंदर ये भी है कि अगर हम अलग थलग बैठे रहे तो हमें क्या समझ आएगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें उसके नॉर्म्स क्या हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे आम तरीक़ाकार क्या है काम करने का। तो ये सब कुछ हमें समझ आएगा अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, चूँकि फिर हम कल्चर समझ जाएँगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है, तो वो अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझ आ जाएगा। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखते हैं तो एक और बात भी है कि अगर हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी है, तो हम अपना नाम भी बना लेंगे और ये भी साथ रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा कि ये काम हमने किया है। और आप ये जानते हैं कि काम जब किसी ने किया हो तो उसका रिकॉग्निशन बड़ा ज़रूरी होता है।
ये तब भी है जब लोग आपका नाम भी जानते हैं और आपका काम भी जानते हैं। अगर काम अच्छा है, आप सामने नहीं आते तो काम तो जानते हैं, नाम तो नहीं जानते। लिहाजा ये दोनों चीजें जरूरी है। मैं लास्ट टाइम एक एग्जांपल दे रहा था बच्चों को कि अगर फर्ज कीजिए कि आपका करियर प्रमोशन चांस बन जाता, कोई रिकमेंड कर देता कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, और आप जो है काम तो आपका सब जानते हो, शायद नाम ना जानते हो, तो ऐसी सूरत में जब आपकी रिकमेंडेशन जाएगी ऊपर, तो ऊपर वाला बॉस बोलेगा यार ये कौन साहब है जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, सुना है काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम इन्हें जानते ही नहीं। इसका मतलब ये प्रेजेंटेबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाले दौर में जब हमें किसी कंपेटिटर या सप्लायर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो ये साहब तो बीच में से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोमिनेंट ही नहीं होते, सामने ही नहीं आते। लेकिन अगर आपने किसी डिनर या खाने पे उनके साथ गपशप की होती, या आपने उनके साथ बातचीत की होती, तो यकीनन फिर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी थी। तो ये भी है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको रिकग्निशन देती है, आपकी पिक्चर लोगों की नज़र में आती है, आपकी बातचीत लोगों की नज़र में आती है, और ये बड़ी अहम बात। इसी तरह इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स। व्हाट इज मैनेजमेंट स्किल्स? मैनेजमेंट स्किल्स ये होती हैं कि जब आप काम जो है खुद मैनेजर खुद काम ना करे, मैनेजर काम दूसरों को एलोकेट करे, और एलोकेट करवाने के बाद वो काम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली उनसे करवा ले। अगर ऐसा कर सकता है मैनेजर, तो हम कहेंगे उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स मौजूद है। मैनेजरियल स्किल्स मौजूद है। तो मैनेजरियल स्किल्स का मतलब यह है, लेकिन किसी को काम देना या एलोकेट करना, समझाना भी तो पड़ेगा ना, उसको अंडरस्टैंड भी तो कराना पड़ेगा कि काम में दे क्या रहा हूँ और क्यों ये काम आपको दे रहा हूँ। उसके लिए आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली उससे रिपोर्टिंग लेने के लिए कि कितना काम हो गया, कितना रह गया, इसके लिए भी इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ एक बात और है जिसको हम कहते हैं लीडरशिप। सिर्फ काम नहीं दिया जाता, लोगों को पैशनेट किया जाता है, लोगों को जो है इसके साथ साथ जो है मोटिवेट किया जाता है, और अपनी जॉब में इंटरेस्ट लेने के लिए उन्हें इंस्पायर किया जाता है। तो ऐसी सूरत में काम में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। और करियर सक्सेस की तो मैंने अभी आपके साथ बात की है कि अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी जानते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी करियर सक्सेस जो है यकीनन हो सकती है। और इसके बाद आ जाता है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखिए जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मामला है, जब इख्तलाफात होते हैं, लोगों में कोई नाराज़गी होती है, कोई इस तरह के मामलात होते हैं, तो आप सब बच्चे जानते हैं कि इख्तलाफात से निपटने के लिए हमारे पास कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। इख्तलाफात से निपटने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हों, ताकि हम अपनी पोजीशन को दूसरों को क्लियर कर सकें और उनकी पोजीशन को समझ सकें, और लिमिटेशंस को समझते हुए कोई सुलह का रास्ता निकाल सकें। तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं। इंटरपर्सनल स्किल में एक चीज़ और भी शामिल हो जाती है जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सोच को समझना शुरू कर दें कि लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपकी सोच में यहाँ बैठा समझ जाऊँ, तो इसका मतलब मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ। तो जैसे कि छोटी आपकी क्यों नाराज हैं, स्टूडेंट क्या चाहते हैं, अच्छा जी फलां बंदा जो है इसको क्या सोच रहा है, तो अगर ये आपको समझ आ रही है कि क्या सोच रहा है, तो इसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये बच्चों इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो है वो क्या कह सकते हैं आप, दीज आर दी पॉइंट्स रेज टू कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। अब जहाँ तक सवाल है, इसके कुछ असूल बनाए गए हैं, एक्सियम्स बनाए गए हैं। ये एक्सियम्स जो है ये आप ये कह लीजिए कहा जाता है, एक्सियम जो होते हैं असूल होते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के असूल। अगर ये किसी को आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स इन इंटरपर्सनल एक्सियम्स की परवाह नहीं करता, डिस्टर्ब करता है इनको, तो कम्युनिकेशन उसकी फेल हो जाएगी। इसलिए लाजिम है कि कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के असूल सीख ही लिए जाएं। अब इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर सूरत होनी है, कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि कम्युनिकेशन ना हो। यानी कम्युनिकेशन इज फॉर एवर पॉसिबल, यानी फॉर एवर इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसीजर। ये कभी भी नहीं रुकती, हर सूरत इसने होना है। तो हम ये कहते हैं
कि जो कम्युनिकेशन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट। कम्युनिकेशन हर सूरत इम्पॉर्टेंट है और ऑल एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि बगैर कम्युनिकेट किए कोई बंदा रह सके। उसकी दो वजाहतें हो सकती हैं। एक तो ये कि डार्विन ने कहा है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, लेकिन हम चूंकि मुस्लिम हैं आमतौर पे हम ये कहते हैं कि, और एशियंस इस एनिमल नहीं कह सकते इंसान को, हम एक सोशल एंटिटी हैं। हम एक सोशल एंटिटी हैं, यानी हम लोगों में रहने वाले लोग हैं। तो हम अगर अकेला रहना चाहें तो बगैर कम्युनिकेशन के तो हम नहीं रह सकते, यानी इंसान बातचीत किए बगैर नहीं रह सकता। मैं इसकी मिसाल आपको एक दे सकता हूँ। मैं इंग्लैंड में एक ज़माने में सजा होती थी, जो शख्स चोरी करता था पहले उसे वार्निंग करते थे, फिर जेल में डालते थे, फिर भी वो बाज नहीं आता तो एक बड़ी सख्त सजा होती थी कि उसको 15 दिन के लिए जो है वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते थे। सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको खाने को भी मिलता था, पीने को भी मिलता था, उसमें कोई कैद नहीं होती थी, खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा। लेकिन उसके अंदर एक चीज होती थी कि उस बंदे के साथ 15 दिन तक रूम में कैद रहेगा, कोई बंदा बात नहीं करेगा। 15 दिन 15 डेज के लिए उसके साथ कोई बात नहीं करेगा। होता ये था कि इन 15 दिनों के अंदर अंदर वो शख्स जो है वो नफ्सियाती मरीज हो जाता था। यानी इंसान जो है वो बगैर बात किए रह ही नहीं सकता। इंसान को हर सूरत जो है वो बातचीत करनी होती है, और बगैर डिस्कशन के ह्यूमन एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल भी प्रिवेल नहीं करता। लिहाजा इंसान का जो है वो रहना बगैर बातचीत के मुमकिन नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं इस सेंस में कि ह्यूमन जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो गपशप करें, और उसके बगैर वो नहीं रह सकते। यानी इंसान बगैर बात के नहीं रह सकता। अगर आप इसमें ये कहते हैं कि इंसान बतूनी है, हाँ जी बिल्कुल इंसान बतूनी है, बातें करने वाला है और अकेला नहीं रह सकता। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मिसालें दी जाती हैं, बहुत सारी डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो कहते हैं कि उर्दू में कहते हैं कि बंदा बंदे का दारू होता है। इसी तरह बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि या अपना किसी ने कर ला या आप किसी का हो गए लिए। तो कहने का मतलब हर सूरत जो है ये ज़रूरी होती है जी। तो ये हर सूरत क्या है ज़रूरी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल एंटिटी है इंसान। लेकिन एक बात ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो इस सेंस में भी देखी जाती है कि देखिए, मैंने कहा कम्युनिकेशन हर सूरत होनी है, तो आप इस सेंस में भी देखिए कि अगर कोई बंदा आपसे बात ना करे, यानी एक बंदा जो है वो कुछ अरसे के लिए आपसे बात ना करे, कट ऑफ कर ले, या ये कह लीजिए कि वो साइलेंट हो जाए, बात ना करे, तो क्या साइलेंट होना पैगाम नहीं है? कट ऑफ कर लेना कोई पैगाम नहीं है? या राब्ता छोड़ देना कोई पैगाम नहीं है? तो ये भी तो एक मैसेज है। इसका मतलब है बात ना करना भी एक मैसेज है। तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर आपने ये जो खाली फ्रेम लगाया, ये क्यों लगाया हुआ? तो खाली फ्रेम भी तो कुछ कम्युनिकेट करता है ना भाई। तो हम ये कहते हैं कि दिस रेफर्स टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल कैन नॉट रिलेटेड, फर्द अकेले नहीं रह सकते, इंसान अकेले नहीं रह सकते विदाउट less face may not appear to be communicating with others in a group, but may by no means be uncommunicative। कि ये इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ खामोश बैठा है तो ये पैगाम नहीं, ये भी एक पैगाम है कि वो आपसे बेजार हो चुका है, वो आपसे तंग आ चुका है, वो बोर्डम हो चुका है, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बोरिंगनेस आपसे। तो इसलिए जो खामोशी है वो भी एक पैगाम होता है। तो ये जो खाली फ्रेम है इसकी जो है आप ये कह सकते हैं। मैं जरा पानी पीने लग गया था। तो अब मैं बात कर रहा था कि देखिए, मैं एक मूवी देख रहा था तो उसके अंदर ये था कि जो एक वुड का कारखाना था, तो वहां पे एक मैनेजर की जरूरत थी। तो मशहूर एक इंडियन हीरो था, उसको मैनेजर रख लिया गया। लेकिन हुआ ये कि वहां पे
3-4 तस्वीरें लगी थी ऑफिस में, तो उसने वर्कर से पूछा कि 3-4 तस्वीरें क्यों लगी हुई? तो उन्होंने कहा जी ये पहले मैनेजर थे, इनमें से जो भी आया उसका मर्डर हो गया तो हमने उसकी तस्वीर यहाँ लगा दी। तो उसने पूछा कि ये खाली फ्रेम में क्यों लगा हुआ? तो कहता है हर दफा मुझे कुछ दिन बाद जाना पड़ता था, तो इस दफा मैं एक फ्रेम एक्स्ट्रा ले आया था कि जब आपको मारा जाएगा या आपको भी मार दिया जाएगा तो फिर आपकी तस्वीर इसमें आ जाएगी। तो इसलिए खाली फ्रेम भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। सो एनीवे, आई थॉट कि आपको बात जो है वो समझ आई होगी। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर जो है आप ये कह लीजिए कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर बात करता हूँ, तो एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल जो है वो ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल इन नेचर होती है। अब इरिवर्सिबल इन नेचर का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल इन नेचर का मतलब ये होता है कि इंसान इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अगर कोई बात करता है तो वो बात जो है वो वापस नहीं आ सकती। यानी एक बात जो आपने मुंह से निकाल दी वो वापस नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि वंस अ वर्ड goes out of your mouth, एक लफ्ज तो आपके मुंह से बाहर चला गया, you cannot, you can never swallow it back, it again. आप इसको दोबारा से मुंह में नहीं डाल सकते। जो लफ्ज निकलना था वो निकल गया, तो एक वर्ड निकल गया आपके मुंह से तो वो वापस नहीं आएगा। वो तो फिर हर सूरत आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा कि आपने ये बात कही है। सवाल ये है कि आप कर क्या सकते हैं इस सिलसिले में? हाँ, आप ये कर सकते हैं कि लेटर ऑन आप इसके लिए एक अपॉलॉजी कर सकते हैं या आप इसका असर मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। या आप जो है कह सकते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, ओनली जोकिंग, मजाक कर रहा था। तो इस तरह की सिचुएशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये बात टोटली खत्म कर दें। यानी ये जो जख्म है ये तो शायद भर जाए जो आपने सख्त अल्फाज कह दिए, लेकिन उसका निशान कभी नहीं जाएगा। इसे वो कहते हैं ना इसमें अच्छा, और ये जो मुहावरा है ये हर जबान में मौजूद है। यानी ये रशियन प्रोवर्ब है जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये मुहावरा उर्दू में भी है। कहते हैं थूक के चाटा नहीं जा सकता, जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया। लिहाजा आप क्यों कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं मजाक कर रहा था, आप अपॉलोजी क्लेम कर सकते हैं, आप मिटिगेट कर सकते हैं इसके असर को, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए उर्दू में एक और मुहावरा भी है, पहले तोलो फिर बोलो। ये तोल के बात करनी चाहिए, कभी बिला वजह बोलना नहीं चाहिए। तो ये एक है कि जो बात कह दी सो उसके वापस आने का चांस नहीं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे पहला असूल ये है कि ये नहीं होता कि कम्युनिकेशन ना होने का मतलब कम्युनिकेशन स्टॉप है। कम्युनिकेशन ना होना भी एक में काम है। और दूसरी बात जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो कह दिया वो वापस नहीं आता। तो ये भी इसका एक्सियम है। यहाँ पे हम जरा आपसे बजाय इसके ये पूछें क्या कितना समझ आया, आपके सामने एक सवाल रख देते हैं, वो सवाल का जवाब आप दे दें तो मसला समझ आ जाएगा मुझे। अच्छा, अब ये है कि इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज रेफर्स टू, तो इसमें इनएविटेबिलिटी के लिए कौन सी टर्म आपको सही लगती है? तो मैं आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, मंसूर बताएगा, आसिफ बताएगा, क्या ख्याल है जी? उस्मान शेख बताएगा, यू विल लेट मी नो। जी शाबाश बच्चों। तो इसके लिए अनअवॉइडेबिलिटी का जो सी ऑप्शन है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विच यू हैव चूजन। आपने सी ऑप्शन लिया, ये बेस्ट ऑप्शन। अच्छा बच्चों, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन? अगेन वही सवाल आपके साथ डिफरेंट फॉर्म में। जी शाबाश। इट रेफर्स टू द ऑप्शन ए, बिल्कुल सही कहा आपने। It refers to the fact that individual cannot remain isolated without communication. इंसान बगैर कम्युनिकेशन के नहीं
रह सकता, हर सूरत वो कम्युनिकेट करता है। बिल्कुल सही कहा मंसूर अंसारी साहब आपने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। बड़े ध्यान से सर आपने पढ़ना है। पहली बात जो आपने पढ़ी वो ये है कि जो आपने बात कह दी कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, वापस नहीं आ सकता। दूसरी बात ये कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज कैन बी सब्सीक्वेंटली मिटिगेट किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन ऑन द सेंडर टू एक्सरसाइज केयर फॉर द नेक्स्ट टाइम, ये भी बात ठीक है। इसका एक मकसद ये भी है कि सेंडर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाई जाए कि आइंदा बड़े ध्यान से बात करनी है और सोच समझ के बात करनी है। क्लियर बच्चों? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट बात आ जाती है वो ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन बहुत मैटर करती है कि आपके ताल्लुकात दूसरे के साथ, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, किस नवीयत के होते हैं। अब देखिए, अगर तो आप ये कह देते हैं कि जैसे कि आप समझते हैं कि यहाँ पर एक बात है जो है कि सबसे पहली बात ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नेचर ऑफ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात है कि यह भी इम्पॉर्टेंट है कि किस कदर आप रिलेशनशिप डायमेंशंस को समझते हैं। अगर आप रिलेशनशिप डायमेंशंस को नहीं समझते तो फिर आप इस कम्युनिकेशन में कामयाब हो ही नहीं सकते। और जो भी इसमें फैमिली टाइज हैं, उनका स्टेटस क्या है, सीनियर है, जूनियर है, वो बुजुर्ग है, बच्चा है, ये समझना ज़रूरी है, और रिलेशनशिप कितना गहरा है। और अगर आप ये नहीं समझते तो फिर आप इस कम्युनिकेशन में किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप डायमेंशन समझे बगैर बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी के साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते और आप कोई ऐसी बात कहते हैं जिसको वो नाराज़ हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात आप किसी के साथ फ्रैंक होते हैं तो वही बात जो है वो कोई मैटर ज़्यादा नहीं करती। इसलिए रिलेशनशिप डायमेंशंस को समझना बहुत ज़रूरी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इस हवाले से हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने रखा है कि मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। जी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप डायमेंशन के लिए कौन सी ऑप्शन ठीक है? तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन चूज की वो ऑप्शन डी, जिसमें हम कहते हैं रिलेशनशिप डायमेंशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जवाब भी मुझे दिया है जी, अली ने जवाब दिया है, और बी पिक किया उसने भी कि रिलेशनशिप डायमेंशन एग्जिस्ट between parties in terms of family ties, and this is what the statement we gone through in the last moments. ये आ जाती है कि ज़हन में ये भी रहना चाहिए कि इसमें एक एनालॉग और डिजिटल क्लासिफिकेशन भी होती है। कुछ एक्शन या कुछ एक्सप्रेशन क्लियर मीनिंग देते हैं, हम उनको डिजिटल कहते हैं, और जो हमें जो है डायरेक्शन तो देते हैं लेकिन आगे समझना खुद होता है, हम उसको एनालॉग कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आम जिंदगी में यस या नो करना चाहते हैं तो आपका थम्स अप साइन जो है या वी साइन जो है, इट कन्वे द मैसेज व्हिच इज मैसेज इज क्लियर। जैसे क्रिकेट में अगर आप फिंगर रेस करते हैं तो इसका मतलब आउट है, तो ये डिजिटल है, ये डिजिटल है। लेकिन बैट्समैन को आउट करने के बाद एक बॉलर जो इस तरह का अंदाज बनाता है, ये एनालॉग फीलिंग है, ये एनालॉग है। कितना जज्बाती है? थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो ये साइन है, यानी मीन्स आपके सर का अप डाउन होना, ये जो है दिस कन्वे यस, एंड लेफ्ट टू राइट दिस कन्वे नो। तो ये नो है, ये यस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। थम्स अप होना, कीप इट अप, हर बंदा जानता है इसका मतलब यही है। तो ये जनरली अंडरस्टूड होते हैं, इसलिए हम इनको डिजिटल कहते हैं, ये डिजिटल है। जैसे यस 0 और 1 कम्युनिकेशन क्लियर है इसके अंदर, वी का मतलब विक्ट्री है, हर बंदा जानता है। और ये जो फीलिंग्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं, ये जो है हम इनको एनालॉग कहते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके मीनिंग मुख्तलिफ ड्राइव करते हैं मुख्तलिफ लोग। क्लियर जी? तो ये हो गया बच्चों आपका डिजिटल एंड एनालॉग का मामला। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन भी एक मैटर होता है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, कि जब कम्युनिकेट करने वाले दो लोग होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान थोड़ा तेज बोलता है और एक इंसान थोड़ा स्लो बोलता है। यानी कुछ लोग फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग स्लो बोलते हैं। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि जब कम्युनिकेशन एक बंदा फास्ट कर रहा है, दूसरा स्लो कर रहा है, तो कम्युनिकेशन को आपस में एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, और हम जो है वो इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं।
और फिर इसके अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट होता है कि जी ए बोलेगा, अब मैटर करता है ए ने क्या कहा है, अब फिर अल्टीमेटली बी उसका रिस्पॉन्ड करेगा, तो मैटर करता है कि फिर बी ने क्या रिस्पॉन्ड किया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक एक्शन हो रहा होता है तो दूसरी तरफ रिएक्शन हो रहा होता है। अच्छा, एक कॉज बन रहा होता है तो एक इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन खूबी की बात यह है कि जब दोनों में से किसी से पूछा जाए तो दोनों ही जो भी जिस भी नेचर की कम्युनिकेशन है उसका रिस्पॉन्सिबल एक दूसरे को ही ठहराते हैं, रिस्पॉन्सिबल एक दूसरे को ही ठहराते हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन काम करती है कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, आपको कितना वक्त देता है दूसरा। तो हम उसको कहते हैं दिस एक्सियम डिस्क्राइब हाउ पर्सन परसीव, एक बंदा कैसे परसीव करता है, पंक्चुएट करता है एक कम्युनिकेशन सीक्वेंस। कम्युनिकेशन सीक्वेंस कैसे बनती है, ए स्टार्ट करता है, बी जवाब देता है, बी बोलता है, ए जवाब देता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये दोनों मिलकर तय कर लेते हैं या थोड़ी देर में ये तय हो जाता है कि दोनों ने आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ये थोड़ी देर में हो जाता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम टेलीविजन पे देख रहे हो, कोई न्यूज़ चैनल से आप प्रोग्राम देख रहे हो, तो आप ये देखते हैं कि जो कंपेयर है एक बात करता है तो दूसरा उसको जो है वो आंसर करता है, तो थोड़ी देर उन्हें एडजस्टमेंट में लगती है और उसके बाद वो आपस में बात करनी फ्रेंकली शुरू कर देते हैं। इसी तरह इंटरव्यू में होता है। तो ये रिलेशनशिप में पंक्चुएशन कहलाता है कि कौन पहले बात करेगा और कौन कितनी तेज बोलता है, फिर दूसरे को क्या जवाब मिलता है। तो यहाँ एक कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला जारी है। हाँ, अलबत्ता इसमें एक सिमेट्रिकल रिलेशनशिप का एक बहुत अहम मामला है। सिमेट्रिकल रिलेशनशिप का मामला ये है कि कम्युनिकेशन में कुछ लोग सीनियर होते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोग जो है वो जूनियर होते हैं। अब सीनियर और जूनियर में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें अल्टीमेटली बहुत सारे इश्यूज मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो अगर अपने सीनियर से बात कर रहा है या सीनियर बोल रहा है तो जूनियर कोई बात नहीं करेगा, जूनियर कोई बात नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये उसकी बात को सुनेगा। तो सीनियर चूंकि बोल रहा है और कह रहा है कि मेरी बात सुनो, तो जूनियर जो है वो नहीं सुनेगा, वो सॉरी वो खामोश रहेगा, वो साइलेंट होकर उसकी बात को सुनेगा। हम इसे कहते हैं कि सीनियर जो है वो वन अप कर रहा है और जूनियर जो है वो वन डाउन कर रहा है। तो वन पार्टी गेन कंट्रोल ऑफ ऑन एक्सचेंज बाय डोमिनेटिंग ओवरऑल कम्युनिकेशन। तो एक पार्टी डोमिनेट करती है। तो आमतौर पे सीनियर जूनियर के रिलेशनशिप में होता है कि सीनियर कम्युनिकेट करता है और जूनियर जो है उसकी बात को सुनता है। तो सीनियर वन अप होता है और जूनियर वन डाउन होता है ऐसी सूरत में। लेकिन इसके बावजूद एक सिमेट्रिक इंटरेक्शन भी होता है। सिमेट्रिक इंटरसेक्शन में ये होता है कि इनकी पावर इक्वल हो जाती है। जैसे कि एक कमेटी के मेंबर होते हैं, तो कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर डायरेक्टर सारे बैठे होते हैं और डायरेक्टर्स इस तरफ भी बैठे हैं, इस तरफ भी बैठे हैं। वो जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, सब लोग इक्वल इन पावर आ जाते हैं। या ऐसी जरूरत होती है कि यहाँ पे वन क्रॉस हो जाता है जिसके अंदर आप एक कोई ऐसी स्टेट क्रिएट कर देते हैं, ट्रांसिट स्टेट, जिसका एम होता है कि न्यूट्रलाइज कर दिया जाए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। यानी कि पार्टीज अडॉप्ट सेम स्टाइल वन अप वन डाउन एंड वन अक्रॉस कि क्या कि एक सिमेट्रिकल सिचुएशन पैदा कर दी जाए जिसके अंदर हर एक को बोलने की इजाजत दे दी जाए। अब वो क्यों, क्योंकि अगर जूनियर जूनियर रहेगा सीनियर सीनियर रहेगा तो बातचीत ओपनली तो नहीं हो सकेगी। लिहाजा किसी जगह इसे सिमेट्रिक करना भी जरूरी है ताकि इक्वल इन पावर हो और खुल के बात की जा सके, तो फिर कम्युनिकेशन क्वाइट ओपन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैनेजिंग डायरेक्टर बात कर रहा है और सेल्स डायरेक्टर सुन रहा है तो ये वन अप है और ये वन डाउन है। लेकिन किसी मीटिंग में ये तीनों मौजूद हैं और यहाँ पे किसी बात पर बहस करने के लिए कहा जाता है आपस में, तो इसका मतलब है ये वन अक्रॉस कम्युनिकेशन है जिसके अंदर एक सिमेट्री क्रिएट कर दी गई है कि जो जो बोलना चाहता है उसे बोलने की इजाजत है, उसे बोलने की खुली छूट दे दी जाती है। इस हवाले से भी अगर मैं कहूँ कि जी मैं आपसे कहूँ कि कितना समझ आया, आपके सामने एक सवाल रख देते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एक्सियम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। जी प्लीज बच्चों। तो अली बता रहा है कि सी है, जिसे बिल्कुल ठीक बताया है कि सी जो है वो
मंसूर भी बता रहा है कि सी है, तो वाकई आपने ठीक बताया कि सी इज द ऑप्शन। बाकी तीनों जो एक्सियम्स हैं या असूल बनते हैं। अब बच्चों बात आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। देखिए, जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की बड़ी अहमियत होती है कि आप जब लोगों के साथ बात करते हैं तो अल्फाज क्या कहते हैं और आपके एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं। इस सिलसिले में एक बात बड़ी अहम होती है जिसको कोट किया जाता है, और वो ये होती है कि देखिए, जो अल्फाज हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशन हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें तो बात पे जोर दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि आपके अल्फाज कुछ और हों, आपके वर्ड्स कुछ और हों और आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और हों, दोनों में फ़र्क हो, तो याद रहे कि लोग वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, लोग फेशियल एक्सप्रेशन को अहमियत देंगे। क्योंकि अगर आप आम जिंदगी में देखें तो विजुअल डाटा ज़्यादा जल्दी इंसान के पास पहुंचता है या साउंड। तो आप कहेंगे लाइट की स्पीड ज़्यादा है इसलिए विजुअल डाटा जल्दी पहुंचता है और साउंड देर से पहुंचता है। इसलिए चेहरा आकाश पहले कर जाता है, अल्फाज बाद में आते हैं। इसलिए अगर दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो अल्टीमेटली पीपल विल गो फॉर योर फेशियल एक्सप्रेशंस। इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसके अंदर आमतौर पे इंसान बात करते हुए अपने लिप्स को मूव करता है, अपनी आईब्रोज को मूव करता है, और इसी तरह होल फेस जो है उसमें एक हल्की सी मूवमेंट आती है, इसमें पॉल और फ्लैश आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों में मैच होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ होती है जेस्चर। जेस्चर होता है जब कोई बंदा बोल रहा है या कोई तकरीर कर रहा है तो उस वक्त वो हाथ उठाता है, फिंगर अपलिफ्ट करता है। हम इसे कहते हैं, ये उसका जो जबिंग अ फिंगर, उसका जेस्चर है। ये उसका जेस्चर है कि लेट्स सपोज समबडी आस्क्ड दैट, मैंने आपसे कहा था कि ये हरकत मत करना, और वो अपनी शहादत की उंगली ऊपर उठा के हाथ हिलाता है। हम कहते हैं उसका जेस्चर है। तो बोलने में अक्सर औकात जो है इंसान के हाथ मूव करते हैं, और वो हाथों को मूव करता है, शोल्डर अपलिफ्ट करता है। ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं उसके डिफरेंट जेस्चर है। अगर ये जेस्चर ना हो, हाथ बांध के खड़ा होकर कोई बात करता रहे, तो हम कहेंगे यार बड़े मोनोटोनस अंदाज से बात कर रहा है, इसके अंदर तो एक्सप्रेशंस ही नहीं। तो एक्सप्रेशंस इसको कहते हैं, ये जेस्चर है बोलने के दरमियान। जैसे कि मैं अपने दो स्टूडेंट्स के दरमियान खड़ा कोई बात समझा रहा हूँ, मेरा राइट हैंड जो है वो बिल्कुल सीधा ऐसे है कि यार ये मामला ऐसे हुआ, तो ये मेरा जेस्चर। लेकिन एक चीज होती है मूवमेंट। मूवमेंट भी मैटर करती है, इंसान के चलने का अंदाज बताता है। देखिए, जो बंदा अपने काम में तेज होता है या अपने काम में सक्सेसफुल होता है, वो चलता हुआ थोड़ी तेज स्टेप लेता है, यानी उसके स्टेप्स जो है वो खासी तेज होते हैं, उसकी मूवमेंट जो है वो खासी तेज होती है। तो हम कहते हैं ये तेज मूवमेंट जो ये शो करती है मोटिवेशन को। और बाद बच्चों ने कंधे पे बैग डाला होता है और आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रहे होते हैं कि यार पढ़ने का मूड नहीं था, पता नहीं माँ बाप ने हमें कहाँ फंसा दिया है। तो ऐसी सूरत में जो स्लो चलना है वो भी आपकी जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और ये साइन है डीमोटिवेशन का। लिहाजा वॉक जो है, विस वॉक या क्विक वॉक शो करती है कि यू आर शार्प, यू आर मोटिवेटेड, और सुस्त वॉक शो करती है यू आर लेजी, यू आर नर्वस, यू आर इम्पेशेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ से नजर हमें आती हैं। अब आ जाती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग के मतलब मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो ब्रिटिश हैं, जर्मन है, ये आमतौर पे बात करते हुए एक दूसरे के साथ 1 से 2 फीट का फासला रखते हैं, ज़्यादा फासला नहीं रखते। लेकिन जब अरब हैं वो बहुत ज़्यादा फासले पे खड़े होकर बात करते हैं, और एशियन भी ज़्यादा फासला रखते हैं। तो ये पोजीशनिंग होती है। लेकिन पोजीशनिंग जो है वो आमतौर पे एक मैसेज भी होती है। किसी भी मुआशरे को के जस्चर को हट के बात की जाए तो पोजीशनिंग एक पैगाम देती है। मिसाल के तौर पे हम एक पार्टी में हैं, और उस पार्टी में जो लोग इकट्ठे डिनर कर रहे हैं, लेट्स से एक बिजनेस पार्टी है, तो जो लोग इकट्ठे डिनर कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बड़ी जल्दी नजर आएगा कि वो अपने एक दूसरे के साथ डील भी कर रहे हैं।
यानी कारोबार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल फर्ज वो एक दूसरे को जो है वो फासला अख्तियार करते हैं, डिस्टेंस रहते हैं, बात नहीं करते, तो आप देखिएगा आमतौर पे उनमें फिर आगे कारोबार का भी कोई चांस नहीं होता। तो लिहाजा पोजीशनिंग फ्यूचर को कमिट करती है। जो लोग करीब करीब हैं यकीनन दे विल बी फ्रेंड वेरी सून, तो ये भी एक चीज मैटर करती है। उसके बाद ये भी है शेकिंग हैंड। शेकिंग हैंड इज ऑलवेज अ फर्स्ट यस। किसी के साथ हाथ मिलाना, किसी के साथ गपशप करना एम्फसाइज करता है, फेमिलियरिटी को शो करता है, तो जाहिर करता है कि आप किसी के साथ कितने फ्रैंक हैं, कितने रिलैक्स्ड हैं किसी के साथ। लेकिन ये भी बात मैटर करती है कि जब कोई तस्वीर बनती है या कोई जो है मूवी बनती है, क्लिप बनता है, तो आप उसमें रिलैक्स नजर आते हैं, नेगेटिव अलर्ट नजर आते हैं, ये आपका पोस्चर है। पोस्चर आमतौर पे तस्वीर खिंचाते वक्त कहते हैं जी, इसको पोस्चर की टर्म देते हैं। जैसे इलामा इकबाल माथे पे हाथ रख के जो है वो कोनी की स्पेस लेके या हाथ की स्पेस लेके तो कुछ सोच नहीं। एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं, पोस्चर है, सोच रहे होते हैं कि बच्चे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में कैसे पास होंगे, तो ये क्या है, ये पिक्चर जो है उनका पोस्चर है, तो हम कहते हैं कि ये पोस्चर है। लेकिन आगे आ जाता है बच्चों साउंड। साउंड भी आता है, जैसे कि हम अक्सर मर्मरिंग करते हैं, या ये आपने साउंड सुना होगा, ये शो करता है कुछ खास चीज को, ये लफ्ज नहीं है लेकिन कन्वे करते हैं कुछ चीज को। उफ्स, ओहो, ये सारे शो करते हैं, तो ये आते हैं साउंड्स के अंदर। और ये भी नॉन वर्बल है, क्योंकि ये वर्ड्स तो बहरहाल नहीं है, लेकिन ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, लिहाजा ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए एक चीज आ जाती है, जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं। यकीनन आपने पहले ये पैटर्न्स पढ़े होंगे, हम मैनेजमेंट के हवाले से इन पैटर्न्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रलाइज होते हैं और कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो डिसेंट्रलाइज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस पर्टिकुलर डिस्कशन में देखते हैं, तो यहाँ पे जो पैटर्न्स दिए गए हैं वो 5 हैं। एक सर्कल है, एक व्हील है, एक ऑल चैनल है, एक वाई है और एक चेन है। जो चेन है अगर आप उसको देखते हो तो चेन में आपको नजर आता है कुछ इस तरह की सिचुएशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जनरली दाएं बाएं बात नहीं हो सकती, जो पैगाम जिसको दिया गया है और आगे जिसके लिए है वहां तक जाएगा, लेकिन दाएं बाएं ये पैगाम नहीं जा सकता। तो ये कहलाता सेंट्रलाइज है। उसकी वजह ये कि जहां से पैगाम चलता है इनिशिएटर, वो बहरहाल इसको कंट्रोल करता है कि पैगाम ठीक तरह से जाए, तो इसलिए सेंट्रलाइज है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो आपका जो चेन है अगर एक्सटेंड कर दिया जाए कि एक पैगाम एक बंदे से दूसरे को जाए, लेकिन आगे एक चेन में नहीं 2 चेन्स में चला जाए, तो हम इसको वाई नेटवर्क कहते हैं। हम इसको वाई नेटवर्क कहते हैं। आमतौर पे ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिकेशन के अंदर या आर्मी की कम्युनिकेशन के अंदर चेन का तरीका होता है कि जो पैगाम जिसको दिया गया है, जो राज जिसको दिया गया है, वो दाएं बाएं नहीं जा सकता, तो सिर्फ उसी चेन ऑफ कमांड में रहता है, लेफ्ट एंड राइट नहीं हो सकता। लेकिन वाई जो है इसमें ज़रा स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जहाँ से कम्युनिकेशन चलती है वो आगे स्प्रेड हो सकती है 2 चेन में, तो इसलिए ये वाई बन जाती है। लेकिन अगर एक ऐसा फॉर्मेट हो कि कम्युनिकेशन हर सूरत हब के थ्रू होनी है, एक बंदा हब है, जो कहना है उसके थ्रू कहा जाए और बाकी पैगाम दाएं बाएं उसी ने देना है, तो इसको हम व्हील कहते हैं। इसको व्हील कहने की वजह ये कि हम यहाँ पे आमतौर पे 4 नोड रखते हैं, लेकिन ये नोड इससे ज़्यादा अगर कर दिए जाए तो बिल्कुल जैसे आपकी बाइक का व्हील है, जिसके साथ बहुत सारी जो है वो आप कह सकते हैं कि तारें लगी होती हैं, कनेक्टिंग लगे होते हैं, कनेक्टर्स लगे होते हैं, तो कनेक्टर्स बढ़ा दें तो ये जनाब ये जो है आपका व्हील बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं व्हील है, और ये अपने हब के साथ चलता है ऐसे। इसी तरह यहाँ पे पैगाम जो भी है वो हब को जाता है, यानी एक ऑर्गेनाइजर को जाता है और वो आगे पैगाम को फैलाता है। इसलिए व्हील, चेन और वाई, हम इन तीनों को सेंट्रलाइज कहते हैं, सेंट्रलाइज नेटवर्क।
जबकि सर्कल को और ऑल चैनल को हम जो है ऑल चैनल को हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजर भी नहीं होता। हम इसको कहते हैं ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। अब जो आपका पैटर्न है जिसमें सेंट्रलाइज कितने मैंने कहे, चेन, व्हील और वायर। इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो व्हील सबसे क्विकेस्ट किसी भी कंक्लूजन या किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजर होता है और जो बात रेलेवेंट होती है वो कन्वे करता है, जो इररेलेवेंट होती है वो कन्वे आगे नहीं करता। इसलिए फैसले तक आप जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अगर फैसले तक जल्दी पहुंचना हो तो फिर आप व्हील को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई मामला कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि हम एक कोई मामला है जैसे कि नौजवानों में तशद्दुद का रुझान, तो हम कहते हैं नौजवानों में तशद्दुद का रुझान है, इसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम करना है। तो एक साइकोलॉजिस्ट बुला लिया, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक पॉलिटिशियन, एक इकोनॉमिस्ट, और उनको बुला के बहस करवा दी। तो इसको आप ऑल चैनल कह सकते हैं। इसके अंदर जिसको जो मूड हो बोल सकता है। हम इसे जो है ऑल चैनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अब जहां तक सवाल है कि इसके अंदर जो सर्कल है, तो मैंने कहा जल्दी फैसला करना हो तो व्हील को पिक करें, और अगर कॉम्प्लेक्स मसला हो तो फिर कौन सा यूज होगा, ऑल चैनल। लेकिन अच्छा, अब मैंने ये बहुत सारी डिटेल को इकट्ठा करके इसमें सिर्फ इतना कट निकाला है कि बस मैं 1 या 1.5 लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को कवर करूँ। अब इसके अंदर जो आपका है सबसे लोएस्ट जो है आपका जाएगा सर्कल। फेयरली सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज लोएस्ट इन सर्कल। यानी अगर सेटिस्फेक्शन के एतबार से देखा जाए तो सबसे लो सेटिस्फेक्शन सर्कल में होती है, और चैनल में ऑल चैनल में मैक्सिमम होती है, और मिक्स्ड होती है व्हील में। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 3 चीज़ों को सेटिस्फेक्शन के एतबार से कंपेयर किया जाए तो ऑल चैनल में तो मैक्सिमम होनी ही है कि जिसका जब दिल चाहे बात करे। तो इसलिए ऑल चैनल में हर एक का राब्ता हर एक के साथ है, जिसके साथ जब चाहो बात करो। अगर एक बंदा विजन निकल भी जाए तब भी बात हो सकती है। तो लिहाजा इसमें सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी ही है। सर्कल में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि लोएस्ट होगी, लोएस्ट इन सर्कल, और हाईएस्ट इन फेयरली हाई इन ऑल चैनल। तो ऑल चैनल में जो सेटिस्फेक्शन है वो फेयरली हाई है और सर्कल में लोएस्ट है, और जो व्हील है इसमें मिक्स्ड है, यानी कि मॉडरेट सेटिस्फेक्शन। लेकिन जहां तक सवाल है कि जहां टाइम प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर में ऑल चैनल काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हर बंदा अलग अलग कम्युनिकेशन करके बैठा रहेगा तो फैसले तक नहीं पहुंचेंगे। ऑल चैनल जब टाइम शॉर्ट होता है तो उसके दो हल हैं, या तो उसे व्हील की शक्ल दे दी जाए या उसे डिसइंटेग्रेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया। जैसे आपने कभी किसी जमाने में मुश्किल टॉपिक पे एक प्रोग्राम देखा होगा, 50 मिनट, गालवन पीटीवी पे आता था, कॉम्प्लेक्स इशू डिस्कस होते थे। तो इसमें ये होता था कि तमाम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, लेकिन चूंकि 50 मिनट है तो एक कंपेयर तो होगा, तो जहाँ कंपेयर होगा वो ऑल चैनल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि वहाँ हर एक को हर एक से बात करने की इजाज़त नहीं, जब तक कंपेयर इजाज़त ना दे तो वो ऑल चैनल नहीं रहता। तो जब भी वक्त कम होगा, ऑल चैनल या तो ख़त्म हो जाएगा बगैर फैसले के, या फिर उसे हमें व्हील की शक्ल में अडॉप्ट करना होगा, अदरवाइज और कोई हल नहीं होगा। तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी फैसले पे जल्द अज जल्द आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आप कोई डिसीजन जल्द करना चाहते हैं, तो हमेशा क्विकेस्ट वे ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपका होगा व्हील। व्हील से आपका फैसला सबसे जल्दी हो जाएगा, और सबसे स्लोएस्ट डिसीजन जो होगा वो सर्कल में होगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल में बोलना आप लेफ्ट से राइट बात कर सकते हैं, और एक वक्त में एक बंदा बोल सकता है। तो जब किसी के जहन में आइडिया आता है तो आमतौर पर उसके पास बात करने की इजाज़त ही नहीं होती। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये स्लो है। ऑल चैनल जो है वो आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इशू के लिए है, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ऑल चैनल में है, मॉडरेट व्हील में है, और लोएस्ट सर्कल में है। और ऑल चैनल जो है टाइम शॉर्टेज हो तो या तो वो डिसइंटेग्रेट हो जाएगा, या फिर ये है कि उसको आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा।
तो ये है आपका कम्युनिकेशन का वे। अब इसके अंदर भी वही बात आ जाती है कि बजाय इसके कि मैं आपको सवाल पूछूं कि कितना समझ आया, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। Jared is a leader of virtual team which stays in contact with via email. Team members send all messages to Jay, who forward then to the rest of the team. तमाम टीम मेंबर जो है अपना पैगाम जो है वो जे को भेज देते हैं और जे जिसको कंसर्न होता है उसको आगे पैगाम भेज देता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कौन सा जी चैनल यूज हो कर रहे हैं आप लोग? तो आप में से मंसूर अंसारी कह रहे हैं सी, ठीक है। आवाज़ कम हो गई यार, आवाज़ जब मैं अपने दूसरी डिवाइस पे देखता हूँ तो ठीक है, ज़रा आप थोड़ा सा देखना कि आपकी डिवाइस में कोई स्पीकर या नेट का मसला ना हो। अच्छा बच्चों, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया, सी है ऑप्शन। दोनों बच्चों ने सही बताया है, मंसूर ने भी, उस्मान ने भी और बाकी बच्चों ने भी। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात आ जाती है, मैं अभी इसको जारी रखता हूँ आपकी बात को। मैं इसको फिर शेयर करता हूँ। आई थिंक कोई गलत बटन दब गया है मेरे से। जी शाबाश, ये आ गया आपके सामने, स्टार्टिंग से आ गया। चलो कोई, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। क्विकली गोइंग टूवर्ड्स, हम ये सारी बातें आपके साथ शेयर मैंने कर ली थी। अब हम बात करें इस वक्त चैनल्स को, ये आ गया सब। अब सवाल जो अगला है मेरा आपके साथ ये है, अकॉर्डिंग टू द लिमिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन पैटर्न इज फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे फास्ट कौन सा है, हम देखते हैं। तो आपने कहा जी कि सबसे फास्ट कौन सा शाबाश, तो शेख उस्मान कह रहे हैं कि सबसे फास्ट जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए मेरे पास जी। तो सबसे फास्ट जो है वो आप कहेंगे डी, व्हील। उसकी वजह ये है कि पैगाम जिसको जो देना है हमने वो उसी वक्त चला जाएगा और कंसर्न बंदे को पैगाम जाएगा, दूसरे को जाना ही नहीं है। तो इसलिए व्हील इज द फास्टेस्ट वे टू रीच द कंक्लूजन। तो व्हील इज द फास्टेस्ट, जो अनकंसर्न है उसके साथ बात ही ना करो। Research on communication networks has shown that the quickest way to reach conclusion, again वही सवाल है, quickest way क्या, कौन सा ऑप्शन लेंगे शाबाश, आप बता दीजिए। जी मंसूर अंसारी, अली दोनों सी ऑप्शन ले रहे हैं और आपका जो सी ऑप्शन है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, कि जल्दी नतीजे पे पहुंचना है तो व्हील इज द बेस्ट वे। अंडर टाइम प्रेशर ऑल चैनल सिस्टम आइदर, जी कौन सा ऑप्शन लेंगे अगर टाइम प्रेशर होगा तो ऑल चैनल का क्या करूंगा मैं, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, शाबाश इशारा दे रहा हूँ आपको। जी कौन सा ऑप्शन लेंगे, उस्मान, अली, मंसूर, जी अनोनिमस अटेंडी, जी प्लीज कौन सा ऑप्शन लेंगे जी आप, शाबाश। क्वेश्चन 6, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जी बच्चों, सो यू सी, मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी सूरत में जब ऑल चैनल टाइम प्रेशर हो तो ऑल चैनल को या तो रीस्ट्रक्चर कर देते हैं या डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। रीस्ट्रक्चर करके हम इसको क्या बना देते हैं, रीस्ट्रक्चर करके हम इसको व्हील में कन्वर्ट कर देते हैं। माइट भी शायद कम्युनिकेशन हमारी कुछ स्लो है, इसलिए आपका अली का आ गया डी ऑप्शन सही लिया हुआ। बट ये है कि बाज़ बच्चों ने शायद आंसर दिया हो लेकिन वो आंसर स्पीड से आते हैं तो शायद आगे पीछे हो जाते हैं, या बाज़ का बहुत सारे आंसर आ चुके हों तो फिर अगले आंसर की शायद कोई रूम नहीं होता, ये भी हो जाता। फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम द नेटवर्क मोस्ट लाइकली टू फैसिलिटेट, अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा तो कौन सा लेंगे आप नेटवर्क, शाबाश।
जी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो बच्चों का सही आंसर है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी हम ऑल चैनल को चूज करेंगे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि ऑल चैनल में हर बंदा जो है बात को डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ पे आके मैं कम्युनिकेशन वाला मामला जो है इसको वाइंड अप कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारा हाफ आवर बचा हुआ है तो हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं। मैं आपके साथ नहीं जी, तो जो नई स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगा which is related with an other issue, तो मैं अभी उस पर बात करता हूँ। Let me see my directory where I have stored them। तो मैं एक मिनट आपके सामने रखता हूँ इसको। ये रहा जी, तो देखिए मैंने इसको 38 नंबर दिया है। अब जो इशू मैं ज़ेरे बहस ला रहा हूँ आपके सामने, इसको हम यहाँ से देखते हैं। 38 नंबर लेक्चर कर दिया मैंने। नंबर इसलिए अलॉट कर देता हूँ ताकि जब मैं आपको इसका इंफॉर्मेशन या स्लाइड्स नोट्स भेजूँ तो आपको पता हो कौन सा लेक्चर है प्रॉपर्ली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो अब हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम्स के ऊपर। ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है? ये टॉपिक जो है ये आपका जो बी सेक्शन है कोर्स का, उसमें फोर्थ टॉपिक है कंट्रोल का, थ्योरीज ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ये दो इसको अनुमानात हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं आपके कोर्स आउटलाइन में। ठीक है, तो जो भी टॉपिक मैं लेता हूँ केयरफुली वॉच आउट के कोर्स आउटलाइन में क्या कंटेंट्स हैं और उस कंटेंट्स को कहाँ तक मुझे कवर करना है, तो ये जरा थोड़ा सा हमें केयर करनी पड़ती है। तो इसके अंदर हम कंटेंट्स देख लेते हैं। आल दो के माइक्रो कंटेंट्स कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखे होते, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस और हमारी जो रिलेटेड मटेरियल है वो हमें बता रहा होता है कि कहाँ तक हमें जाना है। और फिर स्टूडेंट्स जो पहले पेपर दे चुके होते हैं उनके साथ जब हम डिस्कस करते हैं सवाल कैसे आए थे, क्या क्या पूछा गया था, तो वहाँ से भी हमें ये सारी बातें जो है ये पता चल जाती। तो यहाँ से हम जो है इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि इस वक्त हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़ेरे बहस आएंगी। देखिए बात असल में ये है कि जो आपका इशू है इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल के मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हम जितना हमारे पास टाइम है कम से कम ये समझ सकते हैं कि कंट्रोल क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको तो हम एटलीस्ट समझ सकते हैं। और फिर बाकी इशूज हैं इंशाल्लाह कल हम रख लेंगे अपनी क्लास में। तो सबसे पहली बात ये है कंट्रोल क्या है। एक बात तो ये है कि कंट्रोल की जो डेफिनेशंस हैं वो आप ये कह सकते हैं कि इतनी डेफिनेशन ज़्यादा मिलती हैं इसकी कि वो कहते हैं डिफाइन करते करते कंसेप्ट का गला ही घोंट दिया पकड़ के। पर एवरी इश्यूज डिस्कस इन अ डिफरेंट वे, लेकिन फिर भी कुछ जर्नलाइज बातें हैं जिनसे हम इसकी डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए मसला ये है कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो कंसिस्टेड है, जो मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं और कुछ प्रोसीजर्स बना रखे हैं। यानी रूल्स का मतलब है सख्त किस्म के रूल्स बनाए हुए हैं कि जी ये चीज़ इस तरह से जो है वो होगी। तो रूल ये है कि जी हम जो है कोई भी एम्प्लॉय जो है वो 35 इयर्स प्लस एज का नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बाद ये मसला तो ये हमने जी रूल बना दिया है। ठीक है जी, जैसे अकाउंटिंग के रूल्स हैं कुछ, तो हमने कुछ रूल्स बना दिए। लेकिन अगर आप इसको जरा रूल से नीचे ले आए तो आप इसको पॉलिसी कह सकते हैं कि ये पॉलिसी है। ठीक है, रूल स्ट्रिक्ट होता है वो तो एक तरह से लॉ की दर्जा हो जाता है। तो लेकिन बाज़ जगह रूल भी होता है जी, ये रूल है जी, अगर सीईओ कह दे जी ये रूल है 35 से कोई एज में बड़ा कैंडिडेट नहीं आएगा तो हम कहें जी अब ये रूल है। लेकिन अगर एचआर की लेवल तक है फिर पॉलिसी है। तो आप ये कह सकते हैं रूल्स भी होते हैं पॉलिसीज भी होती हैं। आप अकाउंटिंग का आप शूज बनाते हो या आप गाड़ी प्रोड्यूस करते हो या आप हैट प्रोड्यूस करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल हैट प्रोड्यूस करता है तो ऊपर लिखेगा, शूज प्रोड्यूस करता है तो नीचे लिखेगा। उसके ऊपर रूल्स वही अप्लाई होंगे जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं।
अच्छा, और पॉलिसीज जो है वो आप जानते हैं कि एक सिस्टम, किसी काम को आपने किस पॉलिसी के तहत करना है। यानी फर्ज कीजिए मैं आपके कैंपस में इंचार्ज हूँ और मुझे ये कहा जाता है कि डिस्काउंट कितना दिए दे सकता हूँ मैं, तो वो कहेंगे जी अच्छा सर आपको ना एक पॉलिसी बना देंगे कि अगर एक ऑर्फेन है, अगर कोई बंदा गरीब है तो उसको कितना डिस्काउंट देना, तो ये पॉलिसी हो जाएगी। प्रोसीजर तरीका है कि जी आप दाखिला लेने आते हैं, मैं कहता हूँ जी पहली बात ये कि एक तो आपका फॉर्म फिल होगा, दूसरी बात ये जी कि आपका जो है ना फलां फलां सर्टिफिकेट मुझे चाहिए होगा, ये सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर से टेस्टेड होगा। तो ये जो तरीका है फाइल बनाने का, इसको मैं प्रोसीजर कह सकता हूँ। अब ये सारी चीजें जो है रूल्स पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, इनको मिला के इंटरनल कंट्रोल कहा जा सकता है। लेकिन जब आप डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल इज अ प्राइमरी टास्क एंड इज प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द ऑपरेशन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू प्लान। तो ये हमारा मकसद इसमें ये होता है कि हम इस बात को इंश्योर करें कि हमारे जो भी काम हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमें इसका मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से हम डी ट्रैक ना हो जाएं। यानी हमने जो अपनी मंजिल तय की है, हर सूरत ये कंट्रोल इस बात को चेक करें कि हम रास्ते से हट तो नहीं रहे, हमारा रास्ता ठीक है। तो इसलिए हम कंट्रोल को कहते हैं कंट्रोल इज अ प्राइमरी टास्क एंड इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑपरेशन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्लान, के ऑपरेशन प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। और उसके अंदर अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बता दिए तो वो रूल्स फॉलो किए जाए। कोई टैक्स के रूल हो सकते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट लॉ के रूल्स हो सकते हैं, तो इन रूल्स को कोई वायलेट ना किया जाए। दूसरा, अगर कोई पॉलिसीज मैनेजमेंट ने दी हैं तो पॉलिसीज वायलेट ना हो, ठीक है जी। और अगर कोई प्रोसीजर बनाए गए हैं तो वो तरीकाकार, प्रोसीजर को हम तरीकाकार कह सकते हैं, तो वो तरीकाकार भी वही फॉलो किया जाए। तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अब अगर आप इसके मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में जाते हो तो हम कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल इज प्रोसेस डिजाइन इफेक्टेड बाय डिजाइंड एंड इफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। इसको डिजाइन भी मैनेजमेंट ने किया और इफेक्टेड भी मैनेजमेंट ही करेगी, इफेक्टिव भी वही बनाती है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सके अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है इसको मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है और मैनेजमेंट ही इसको इफेक्टिव बनाती है, ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सके कि एंटिटी से मुराद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को हर सूरत हासिल करेगी। यानी ये किसी भी तरह डी ट्रैक नहीं होगी और अपनी मंजिल पे पहुंचेगी। अब इसके लिए जो जरूरी बातें हैं वो क्या है? जरूरी बातें ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए। यानी आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो टाइमली रिकॉर्ड हो रही हों, आपके सारे प्रोसीजर ऑन द ब्लैक एंड वाइट हों, ताकि एक रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम बनाया जा सके, रिपोर्ट्स जनरेट की जा सके। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंश्योर की जा सके, कि इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज ना हो। और फिर इसके बाद ये है कि कंप्लायंस विद द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, कि कोई लॉ और रेगुलेशन वायलेट ना किया जाए जिसकी वजह से हमारा इमेज का नुकसान हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई लीगल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसको हम कहते हैं, ये है हमारे मीनिंग्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। के इंटरनल कंट्रोल वो प्रोसीजर हैं जिसको मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है। और क्या ही बात है कि मैनेजमेंट खुद ही डिजाइन कर रही है अपने आप को स्क्रू टाइट रखने के लिए, कि हम कहीं डी ट्रैक ना हो जाए। तो ऐसा भी होता है कि इंसान अपने लिए खुद चेक रखते हैं ताकि अपने ऊपर एक कंट्रोल भी रहे। ये अच्छी बात है, जजमेंटल अप्रोच रहे। तो प्रोसेस डिजाइन किया जाता है ताकि एक रीजनेबल अश्योरेंस दी जा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को हर सूरत हासिल करेगी। और इसके अंदर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ट्रांजैक्शन टाइम पे रिकॉर्ड हो, सही तरीके से हो, ताकि रिपोर्ट इफेक्टिव हो। जो प्रोडक्शन हो रही है, जो परचेज हो रही है, जो कस्टमर सर्विसेज हो रही हो, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। और इसके साथ साथ जब कंपनी काम कर रही है तो वो किसी भी किस्म के कानून को या ज़ाब्ते को वायलेट ना करे। तो ये हो गया जी जनाब आपका कंप्लायंस। अब यहाँ तक देखिए कि हमने आज जो बातें की हैं, क्या ये हमें समझ आई हैं? तो मैं आप सब बच्चों से पूछता हूँ,
देखिए बच्चे, बात यह है कि जो हमारा लेक्चर होता है वो आप समझते ही हैं कि वी हैव अ स्पेसिफिक टाइम। टीचर का क्या, वो चीज़ को डिटेल में थोड़ा पढ़ाए और जल्दी वाइंड अप कर दे। पढ़ना तो आपको है, पेपर तो आपका है। तो अगर एक टीचर ज़्यादा डिटेल में जाएगा और कॉन्सेप्ट को समझाएगा तो मकसद ये है कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, और हमें क्या इसमें कोई मतलब तो नहीं होता ना। तो इसलिए जो है, एक बात ये, दूसरी बात ये है कि जो आपका नेम है, ये कोई नेम आप प्लीज इसको चेंज करें। आपकी डिवाइस जो है वो, उसके अंदर अपनी आइडेंटिटी, जो आपका रियल नेम है ना, उसके ऊपर आप इसको लाएं, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आपका नाम आबिद है, असलम है, जो भी है वो पुट करें इसके अंदर। अच्छा, तो एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी चीज जो है, मैं आप बच्चों से ये डिस्कस करूंगा कि यहाँ तक आपको समझ आई है, पहले तो आप ये बता दें मुझे, ताकि इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन कितनी समझ आई है। सब बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है जी? जी, मैं अली एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि देखो, अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होने से रह गई और वो हिसाब किताब में नहीं आई, तो फिर हमारी जो रिपोर्ट है वो रिलायबल तो नहीं होगी। या उसका टाइम जो है, उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया गया या रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई थी उस दिन तो रिकॉर्ड नहीं ना की तुमने। हमारा तो काम ये है कि हमें एक सेकंड की भी गलती नहीं करनी, जो इवेंट जब एग्जिस्ट हुआ उसी तक रिपोर्ट करना है, ताकि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर कोई किसी किस्म का जो है वो क्लेम ना आए, कोई किसी किस्म का डाउट क्रिएट ना हो। और जब ये प्रोसीजर चेक करने आए एक्सटर्नल ऑडिटर, तो एक्सटर्नल ऑडिटर आराम से उसे डिक्लेयर कर दे कि ये जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये ट्रू एंड फेयर है, ताकि शेयर होल्डर फौरी तौर पे कहे कि हाँ यार, हमने वाकई सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज किया था। तो वो फौरी तौर पे कह दे यस इट इज ट्रू एंड फेयर, दिस इज व्हाट द मैटर इज। तो आई होप सो फार आपको समझ आई है। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए हम इसको यहीं तक रख लेते हैं, कल फिर हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आप सब बच्चों से फीडबैक लेते हैं, यहाँ तक कितना समझ आया आपको? शाबाश। मंसूर अंसारी बताएगा, ठीक है जी। मंसूर ने पूछा है कि पॉलिसी को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं भी कर देता हूँ। तो यहाँ तक हम पॉलिसी को समझाते हैं। फर्ज कीजिए कि मैं आपका एक एडमिशन मैनेजर हूँ, ठीक है जी, और मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर हमें डिस्काउंट चाहिए। मैं किसी बच्चे को 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, किसी को 50 दे रहा हूँ। आईसीएमए वाले आते हैं, वो कहते हैं जनाब ये किस हिसाब से आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको कुछ समझ होनी चाहिए कि कैसे देना है। तो मैं कहता अच्छा जी आप फिर बता दें। वो कहते हैं अच्छा यार, हम आपको एक पॉलिसी बना देते हैं। पॉलिसी ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ऑर्फन है और उसके वालिद नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उसको 50% ऑफ करना है। और अगर कोई बच्चा अपना बिजली का बिल दिखा दे, इलेक्ट्रिसिटी का उसका बिल हमेशा कम आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा जो है ज़रा लाइट या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको 25% ऑफ कर दे। तो ये इन्होंने मुझे पॉलिसी बना के दे दी। अब इस पॉलिसी के मुताबिक मैं डिसीजन लेता रहूंगा और डिसीजन सारे के सारे एक जैसे होंगे, फिर फर्क नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं ये पॉलिसी है। क्यों जी बच्चे, आप समझ आई बात की? जी मंसूर? जी 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 जी, ठीक हो गया मंसूर, समझ आ गई। तो फिर आज का लेक्चर वाइंड अप किया जाए, अगर आप फीडबैक दे दें कि आज का लेक्चर कैसा रहा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जी अडी, सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट बिफोर गिविंग द फीडबैक। आखिरी फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो मंसूर कहता है यस सर, और देन यू सी दैट के एक्सीलेंट गिविंग बाय अंसारी एंड स्टूडेंट्स कहने ग्रेट कह रहा है अली। तो फिर ठीक है बच्चों, फिर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। सी यू टुमारो विद द इंटरनल कंट्रोल इन मोर डिटेल। बट कल जरा रिदमिक हो के आना और तैयार हो के आना, और अपने पास एक आधा चाय का कप रखने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आप एक्टिव रहें, अलर्ट रहें। कोई एक दो कैंडीज रख लिया करें, ठीक है जी। सो कीप योर सेल्फ इन टच। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।